ये कहानी है कर्ट की, जिसे उसकी पार्टी से ये कहकर निकाल दिया जाता है कि तुम तो एक नंबर के निकम्मे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। पर दोस्तों असल बात तो ये थी कि कर्ट के पास ट्रिपल एस रैंक की एबिलिटीज हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि कर्ट खुद भी नहीं जानता। तो आइए देखते हैं कि कर्ट अनजाने में ही अपनी ताकतों से क्या क्या धमाल मचाने वाला है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि फेनरिर, जो कि एक एस रैंक मॉन्स्टर है, वो अकेला ही पूरे एक गांव को तबाह करने की ताकत रखता है और इसीलिए उसे हराने के लिए एक गांव के लोग द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग नाम की पार्टी को हायर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदना नाम की लड़की उस मॉन्स्टर को अपनी रस्सी से बांध लेती है, पर वो मॉन्स्टर अपनी ताकत से बंदना को दूर फेंक देता है। सो तभी एक प्रीस्टेस बंदना को हील कर देती है। बंदना फिर से उस मॉन्स्टर को बांध लेती है, जिसके बाद इनका लीडर गोल्डनोवा अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वैसे इन तीनों के अलावा इनकी पार्टी में एक और बंदा होता है, पर वो किसी काम का नहीं होता और यही नाकारा लड़का है हमारा मेन कैरेक्टर कर्ट, जिसे सिर्फ घर के काम करना ही आता है। अब अगले सीन में हम इन सभी को खाना खाते हुए देखते हैं। कर्ट इनके लिए खाना बना रहा था, पर तभी बंदना कहती है कि आज हम कर्ट के हाथ का बना खाना आखिरी बार खाने वाले हैं। ये बात सुन वो पूछता है कि बंदना क्या कह रही है। गोल्डनोवा कहता है, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें घर के काम के अलावा कुछ नहीं आता। अरे तुम तो एक स्लाइम को भी नहीं हरा सकते। तभी प्रीस्टेस मार्ले कहती है, एक पार्टी में सिर्फ 4 लोग हो सकते हैं। अगर हमें अपनी पार्टी को और भी ताकतवर बनाना है तब हमें तुम्हें निकाल कर किसी मेज को भर्ती करना होगा। और जब कर्ट इन्हें समझाने की कोशिश करता है तब गोल्डनोवा उसके पेट में लात मार देता है, जो देख ये दोनों लड़कियां हंसती हैं और इसी तरह कर्ट को पार्टी से निकाल दिया जाता है। और अब कर्ट का असल सफर शुरू होता है। अब कर्ट के पास बहुत कम पैसे बचे थे, इसीलिए वो काम ढूंढने के लिए एक वर्क स्टेशन आता है, पर उसके अंदर आते ही एक लड़की वहाँ उसका स्वागत करती है। कर्ट बताता है कि वो यहाँ काम ढूंढने आया है। जो बात सुन क्रिश नाम की ये लड़की कर्ट से उसकी इन्फॉर्मेशन लेने लगती है। हमें पता चलता है कि कर्ट 15 साल का है और वो शीन माउंटेन्स के हेस्ट ब्लेज से आया है। पर दोस्तों क्रिश ने इस गांव के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, जिसके बाद कर्ट बताता है कि वो कल तक डबल एस रैंक पार्टी द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में झाड़ू पोछा किया करता था। जो सुन क्रिश कहती है कि तुम्हें काम आराम से मिल जाएगा क्योंकि तुम एक डबल एस रैंक पार्टी में काम कर चुके हो। बस अब ये देखना बाकी है कि तुम्हारे पास क्या काबिलियत है। दोस्तों इस दुनिया में भगवान सभी को किसी न किसी ताकत के साथ पैदा करते हैं और जितनी बढ़िया आपकी काबिलियत होगी उसी के आधार पर आपको रैंक दी जाएगी। साथ ही दोस्तों कम रैंक वाला बंदा अपनी तलवार से लोहे को नहीं काट पाएगा, पर बड़ी रैंक का बंदा ये काम आसानी से कर लेगा। और कर्ट को भी लग रहा था कि उसके पास भी कोई गजब की काबिलियत होगी, पर भाई उसकी सारी रिपोर्ट्स रैंक जी की आती हैं। भाई के पास लड़ाई की कोई काबिलियत नहीं है। सो क्रिश कहती है कि शायद से तुम्हारे पास क्राफ्टमैनशिप की काबिलियत हो, पर उसकी जांच 1 हफ्ते बाद ही हो पाएगी क्योंकि हमारा टेक्नीशियन छुट्टी पर है। पर कर्ट बताता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इसीलिए क्रिश अब कर्ट से कुछ बोरियां उठाने को कहती है। कर्ट बोरी उठाने की कोशिश करता है, पर एक ही बोरी उसे बहुत ज्यादा भारी लगती है। पर क्रिश देख लेती है कि कर्ट थोड़ा बहुत तो कंस्ट्रक्शन का काम कर ही लेगा। क्रिश बताती है कि टाइकून के मार्ग्रेविएट में एक फ्रंटियर टाउन है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। क्या तुम वहाँ काम करना चाहोगे? कर्ट कहता है, हाँ बिल्कुल। अगले सीन में कर्ट उस जगह पर काम करने के लिए पहुँच जाता है। अब कर्ट को देख ये बंदा कहता है, देखो बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बार ही ये कहूंगा, तुम्हें सीमेंट को वहाँ दीवारों पर लगाना है। कर्ट मन में सोचता है कि क्या उसे सीमेंट को माना के साथ इन्फ्यूज करना होगा, जिससे सीमेंट की ताकत और बढ़ जाएगी। पर ये महाशय वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं कि मैं 3 घंटे बाद तुम्हारा काम चेक करने के लिए आऊंगा, तब तक पूरी शिद्दत के साथ काम करो। कर्ट को लगता है कि इन महाशय ने सीमेंट को माना के साथ इन्फ्यूज करने की बात कर्ट को इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उनकी नजरों में कर्ट किसी काम का नहीं है। फिर कर्ट अपना काम करना शुरू करता है, लेकिन 3 घंटे बाद जब वो महाशय आकर काम देखते हैं तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि कर्ट एक तरफ की पूरी दीवार का काम कर चुका था। इस लड़के ने बस 3 घंटे में ही आधी दीवार का काम कर लिया। वो कर्ट से पूछते हैं कि उसने ऊपर का काम कैसे किया क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं है। कर्ट बताता है कि उसने यहीं से सटीक निशाना लगाकर सीमेंट को फेंका और उसके बाद बड़ी सी लकड़ी से सीमेंट को दबा दिया। अब जो कर्ट ने कहा उसे मानना बहुत मुश्किल है, पर महाशय अपनी आंखों से सब देख रहे हैं। वो कर्ट से पूछते हैं, तुम कब तक यहाँ काम करोगे? कर्ट बताता है कि 1 हफ्ते
जिसके बाद ये महाशय आज के काम के लिए कर्ट को उसके पैसे दे देते हैं। कर्ट यहाँ काफी खुश होता है क्योंकि उसे यहाँ अपनी मेहनत का फल मिला। और दोस्तों ऐसे ही 3 दिन बाद हम देखते हैं कि कर्ट इस पूरी दीवार का काम कर चुका है। और यही देख लोग बहुत हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी दीवार का काम इतने कम वक्त में कैसे हो सकता है। और यहाँ पर ये महाशय भी कर्ट को जाने के लिए कह देते हैं क्योंकि ये दीवारों का काम उन मजदूरों के लिए था जो मेहनत करके पैसा कमा सकते थे। पर कर्ट इतनी तेजी से काम करता है कि दूसरों को देने के लिए पैसे बचते ही नहीं। और मुझे तो तुम्हारी काबिलियत डबल एस रैंक की लगती है, नहीं ट्रिपल एस रैंक की। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और कर्ट को लगता है कि वो महाशय कर्ट से पीछा छुड़वाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कर्ट से कुछ भी बोल दिया। जिसके बाद कर्ट फिर से वर्क स्टेशन आता है। पर क्रिश यहाँ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इनका टेक्नीशियन अब तक वापस नहीं आया। तभी यहाँ हम एक लड़की को रिसेप्शनिस्ट के साथ थोड़ी बहस करते हुए देखते हैं, इसीलिए क्रिश उसके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इन मोहतरमा को एक असिस्टेंट चाहिए, पर ये उस असिस्टेंट को उसके पैसे तभी देंगी जब इनका काम सक्सेसफुल होगा। ये मोहतरमा बताती है कि अगर इन्होंने 1 हफ्ते में अपना काम पूरा नहीं किया तब कुछ लोग इनके माउंटेन पर कब्जा कर लेंगे। सो तभी कर्ट वहाँ आकर कहता है, मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब मोहतरमा कर्ट जैसे बच्चे से काम नहीं करवाना चाहती थी, पर उनके पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो कर्ट को अपना असिस्टेंट बना लेती हैं। जिसके बाद कर्ट उन मोहतरमा के साथ जाने लगता है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि क्रिश ये सोचने लगती है कि कर्ट कितना अच्छा है और वो कितना प्यारा भी है। पर तभी उसकी कलीग उसे बताती है कि कर्ट ने कंस्ट्रक्शन का जो काम किया है उसका पेचेक आ चुका है। पर ये देख क्रिश के होश उड़ जाते हैं कि कर्ट का ये पेचेक 200 गोल्ड कॉइन का होता है। और इसी हैरानी में वो इन बोरियों से टकराकर गिर जाती है। और दोस्तों इसके बाद हमें पता चलता है कि ये बोरियां वजन उठाने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये चेक करने के लिए हैं कि किस शख्स के अंदर कितना माना है। जिसके अंदर जितना ज्यादा माना होगा ये बोरियां उस शख्स के लिए उतनी ही ज्यादा भारी रहेंगी। और जब क्रिश एक बोरी को उठाती है तब उसे ये भारी तो लगती है, पर इतनी भारी नहीं जितनी कर्ट को लगी थी। वहीं दूसरी ओर कर्ट इन मोहतरमा के साथ था और इन मोहतरमा का नाम यूलिशिया है। दोस्तों अब शाम हो चुकी है। यूलिशिया कर्ट को उस जगह लेकर आती है जहाँ इसने टेंट लगाया हुआ था। पर यहाँ जैसे ही कर्ट को पता चलता है कि उसे एक ही टेंट में यूलिशिया के साथ सोना पड़ेगा, तब वो कहता है कि वो यूलिशिया जैसी खूबसूरत लड़की के साथ नहीं सो सकता। खूबसूरत शब्द सुन यूलिशिया शर्मा सी जाती है। कर्ट बताता है कि वो दुनिया भर में कई जगहों पर घूम चुका है, पर अब तक उसने कहीं भी यूलिशिया जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। यूलिशिया बताती है कि वो 10 साल की उम्र से एडवेंचरिंग कर रही है, इसीलिए उसे नहीं लगता कि वो जरा सी भी प्यारी है। जिसके बाद वो कर्ट को खाने के लिए कुछ देती है। कर्ट कहता है कि बहुत लंबे वक्त से उसके लिए किसी ने खाना नहीं बनाया और इसीलिए वो बहुत खुश है क्योंकि यूलिशिया ने उसे खाना दिया। और इसके बाद ये दोनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। हमें पता चलता है कि गोल्डनोवा और बाकी के पार्टी मेंबर्स ने कर्ट के साथ कभी भी बैठकर खाना नहीं खाया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही टेंट में सो रहे थे, पर कर्ट को तो नींद ही नहीं आ रही थी। पर वो देखता है कि यूलिशिया तो मस्त आराम से सो रही है। इस तरह यूलिशिया को देख कर्ट जैसे तैसे खुद को संभालता है और उसके बाद टेंट से बाहर निकल जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि यूलिशिया जानबूझकर इस तरह से सो रही है क्योंकि वो ये चेक करना चाहती थी कि कर्ट भरोसे के लायक है या नहीं। और अब उसे यकीन हो गया है कि कर्ट वाकई काफी प्यारा है। फिर सुबह होती है और यूलिशिया देखती है कि रात में कर्ट बाहर ही सो गया। और तभी यूलिशिया नोटिस करती है कि उसकी शर्ट में एक टूटा हुआ बटन था जो कि अब लगा हुआ है। फिर जैसे ही कर्ट की आंख खुलती है यूलिशिया से पूछती है कि क्या उसने इस शर्ट को सिला है। कर्ट बताता है हाँ। इसके लिए यूलिशिया उसे थैंक्स कहती है और फिर वो कहती है कि चलो काम करना शुरू करते हैं क्योंकि हमें 1 हफ्ते के अंदर 10 गोल्ड कॉइन कमाने हैं। दोस्तों ये दोनों माइनिंग करने वाले हैं, पर कर्ट को यहाँ पता चलता है कि माइनिंग के लिए यूलिशिया ने कोई भी सही जगह नहीं ढूंढी है और कहीं पर भी खुदाई करने से उन्हें कीमती पत्थर नहीं मिलने वाले। इसलिए अब कर्ट माइनिंग के लिए सही जगह ढूंढने लगता है। और यहाँ यूलिशिया ये देख हैरान हो जाती है कि कर्ट एक पत्थर में से कीमती क्रिस्टल निकाल लेता है और बस फिर कुछ ही देर में वो बहुत सारे क्रिस्टल कलेक्ट कर लेता है। यूलिशिया पूछती है क्या अब हम इन्हें बेचने वाले हैं। कर्ट बताता है कि नहीं, ये बहुत छोटे हैं इसीलिए इनकी ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी, इसलिए पहले हम इन्हें मैजिक क्रिस्टल्स में तब्दील करेंगे। यूलिशिया यहाँ कहती है कि पूरे किंगडम में ऐसे 10 से भी कम लोग हैं जो नॉर्मल क्रिस्टल्स को मैजिक क्रिस्टल्स में तब्दील कर सकें, पर कर्ट ये काम चुटकी बजाते ही कर देता है। यूलिशिया हैरान होकर कहती है क्या इतनी जल्दी
एक छोटे क्रिस्टल को भी मैजिक क्रिस्टल में तब्दील करने के लिए 1 घंटा लगता है और तुमने इतनी जल्दी कर लिया। पर ये बात सुन कर्ट को लगता है कि माहिर क्राफ्टमैन जिनके अंदर ज्यादा माना होता है वो 1 घंटे तक लगातार अपने माना का यूज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, कर्ट खुद को बहुत मामूली समझता है। अब शाम के वक्त यूलिशिया उन मैजिक क्रिस्टल्स को बेचने के लिए जाने वाली है, पर कर्ट यहीं रुकेगा। वो यहाँ कुछ काम करना चाहता है। अब यहाँ से जाते हुए यूलिशिया मन में कहती है कि ये कितना क्यूट है। पर जब यूलिशिया इन्हें बेचने आती है तब एक सैनिक उससे पूछता है कि इन क्रिस्टल्स को मैजिक क्रिस्टल में किसने तब्दील किया। सो यूलिशिया उसे अपना बैच दिखाती है। इस बैच को देख वो गार्ड समझ जाता है कि यूलिशिया एक ऐसी एडवेंचरर है जो डायरेक्टली रॉयल फैमिली के अंडर काम करती है। और फिर वो यूलिशिया से कुछ नहीं पूछता। जिसके बाद यूलिशिया एक दुकान में आती है इन मैजिक क्रिस्टल्स को बेचने के लिए। उन्हें देख ये लड़की कहती है ये तो बड़े नॉर्मल से लगते हैं, इनकी कीमत कुछ खास नहीं होगी। पर अगले ही पल में वो वहाँ से चली जाती है। यूलिशिया मन में कहती है मुझे लग ही रहा था कि इनकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं होगी। आखिर कर्ट एक बच्चा है। पर तभी ये लड़की आकर बताती है कि वो एक क्रिस्टल 10 गोल्ड कॉइन में खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि इस छोटे से क्रिस्टल में किसी दूसरे मैजिक क्रिस्टल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा माना है। और क्योंकि यूलिशिया के पास 49 क्रिस्टल्स होते हैं इसीलिए उसे मिलते हैं 500 गोल्ड कॉइन्स। पर यहाँ ये लड़की कहती है कि देखो इन मैजिक क्रिस्टल्स को तुम सिर्फ मेरी दुकान पर बेचना, क्योंकि दूसरी दुकानें इन क्रिस्टल की सही कीमत नहीं समझेंगी। और इसके अलावा हमारा किंगडम भी नहीं चाहेगा कि इतने खास क्रिस्टल्स ऐसे ही नॉर्मल लोगों के पास मिले। और इसके अलावा मुझे ये बताओ कि आखिर ये क्रिस्टल बनाए किसने हैं, क्योंकि इतने बेहतरीन क्रिस्टल बनाने वाला शख्स डायरेक्टली किंगडम के लिए काम कर सकता है। पर यूलिशिया कहती है कि वो शख्स की परमिशन के बिना उसके बारे में किसी को नहीं बता सकती। सो अब ये लड़की कहती है कि यूलिशिया रॉयल कोर्ट की मेज होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम मुझे इसके बारे में बताओ। जिस पर यूलिशिया कहती है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ, ना कि किसी की नौकर, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती बस। इसीलिए अब ये लड़की यूलिशिया से नहीं पूछती, पर वो उससे कह देती है कि तुम उस शख्स को मेरे ऑफर के बारे में बताना। इतने बेहतरीन क्राफ्टमैन को हमारे महाराज एक अच्छा ओहदा दे सकते हैं। अब इसके बाद यूलिशिया सीधी क्रिश के पास आती है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से एक ही सवाल पूछती हैं कि मैं तुमसे कर्ट के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। यूलिशिया के पूछने पर क्रिश कहती है माफ करना, पर हम किसी को भी अपने क्लाइंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। सो यूलिशिया अपना बैच दिखाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि कर्ट द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग की पार्टी का एक मेंबर था, पर उसकी रैंक सिर्फ जी है। पर फिर यूलिशिया ये देख हैरान हो जाती है कि कर्ट को उसके कंस्ट्रक्शन काम से 200 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं और ये काम उसने बस 3 दिन में कर लिया था। अब ये सब जानने के बाद यूलिशिया कहती है कि ये गोल्ड कॉइन्स भी कर्ट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देना, और रॉयल फैमिली के अंडर डायरेक्टली एडवेंचरिंग करने के नाते मैं तुम्हें एक आदेश देती हूँ, तुम कर्ट के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगी। फिर इसके बाद जब यूलिशिया अपनी टेंट वाली जगह पर पहुंचती है तब वो ये देख हैरान हो जाती है कि वहाँ पर कर्ट एक छोटा सा घर बना चुका है। यूलिशिया कर्ट से पूछती है कि उसने इतने कम वक्त में एक घर कैसे बना लिया। सो कर्ट बताता है कि उसके होम टाउन में सभी लोग ये बहुत आसानी से कर लेते हैं। और ये बात सुन यूलिशिया के तोते उड़ जाते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम कर्ट की पार्टी को देखते हैं, जो एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का सामना कर रहे थे, लेकिन उसके सामने ये सभी कमजोर पड़ रहे थे। गोल्डनोवा अपनी फायर स्वॉर्ड का यूज नहीं कर पा रहा था, वहीं मार्लिफिस में भी इतनी ताकत नहीं होती कि वो सभी को हील कर सके, और इन्होंने जिस नए बंदे को अपनी पार्टी में रखा था वो भी इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। और यही सब देख वंदना मन में कहती है शायद से अब ये पार्टी खत्म होने वाली है। वहीं अगले सीन में कर्ट को यूलिशिया के जरिए पता चलता है कि उसे रॉयल मैजिक टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब में डायरेक्टर बनने का न्योता आया है। ये सब जान कर्ट यूलिशिया से कहता है मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें उल्लू बना रही है। पर यूलिशिया कहती है वैसे इस ऑफर के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। कर्ट कहता है कि ऑफर तो काफी अच्छा है, पर मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं कर्ट अपनी पुरानी पार्टी में वापस जाना चाहता था, और इसके अलावा वो यहीं यूलिशिया के साथ काम करके भी खुश है। वैसे उन मैजिक क्रिस्टल्स को बेचकर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे मिले या नहीं। यूलिशिया बताती है कि उन क्रिस्टल्स को बेचकर जो पैसे मिले उनमें से मैंने 1 गोल्ड कॉइन ले लिया, बाकी के पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए, क्योंकि उन क्रिस्टल्स को बनाने वाले तुम थे। लेकिन अगर हम एक साथ इसी तरह से मेहनत करते रहे तो मैं जल्द ही अपना पूरा टैक्स भर पाऊंगी। कर्ट कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगा। सो यूलिशिया कहती है
पर कर्ट, शायद से तुम कल सही से सो नहीं पाए। जिस पर कर्ट बताता है कि उसके लिए बस 6 घंटे की नींद ही काफी है। ये बात सुन यूलिशिया सोच में पड़ जाती है कि क्या 6 घंटे सो लिया, पर इस लकड़ी के घर को बनाने में तो इसे काफी वक्त लगा होगा। यूलिशिया को इस तरह देख कर्ट को लगता है कि उसने थोड़ा ज्यादा सो लिया, क्योंकि अपनी पुरानी पार्टी में उसे बस 4 घंटे ही सोने को मिलते थे। इसीलिए अब वो कहता है, ज्यादा आराम करके मैंने अपना वक्त जाया किया है, इसीलिए अब मैं और मेहनत करूंगा। ये बात सुन यूलिशिया कहती है, हैं? अब अगले सीन में ये दोनों माइनिंग करने आते हैं। कर्ट कहता है कि इस जगह के आसपास ही क्रिस्टल्स की कोई माइन होगी, पर 50 मीटर से ज्यादा गहराई तक मत खोदना, ओके? वहीं कर्ट उस जगह पर खुदाई करने जाएगा जहां उन्हें कल वो बड़े से क्रिस्टल्स मिले थे, और यही बताकर कर्ट यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि काफी खुदाई करने के बाद यूलिशिया को आखिरकार एक बड़ा सा क्रिस्टल मिल जाता है। यूलिशिया कहती है कि वो कर्ट की मदद से इसे मैजिक क्रिस्टल में तब्दील करवा लेगी, जिसके बाद ये काफी महंगा बिकेगा, पर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं उससे ये काम फ्री में ना करवाऊं। अब इसके बाद यूलिशिया कर्ट के पास ये सोचते हुए जाने लगती है कि कर्ट इस वक्त क्या कर रहा होगा, और यहाँ आकर वो देखती है कि कर्ट ने एक पहाड़ में एक खदान बना ली है माइनिंग की। जिसके बाद यूलिशिया उस खदान के अंदर आती है। वो देखती है कि ये खदान अंदर ही अंदर काफी चमक रही है, और भाई ये जगह ना काफी बड़ी होती है, और उसे समझ नहीं आता कि कर्ट ने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी जगह की खुदाई कैसे कर ली। तभी कर्ट वहाँ आकर कहता है, ओह तो तुम यहाँ आ गई यूलिशिया। वो कहती है, हाँ, वैसे अब तक तुम्हें यहाँ क्या मिला? कर्ट कहता है, कुछ खास नहीं, बस कुछ मामूली से पत्थर। और इसके बाद कर्ट इन बेकार क्रिस्टल्स को अलग बॉक्स में डालने लगता है, और उन क्रिस्टल्स को देख यूलिशिया कहती है, ये तो काफी प्यारे पत्थर हैं। जिस पर कर्ट कहता है कि यहाँ पर ऐसे काफी सारे पत्थर हैं, ये सारे मिथरल बेकार हैं। लेकिन मिथरल शब्द सुनकर ही यूलिशिया के तोते उड़ जाते हैं। हमें पता चलता है कि कर्ट के गांव में मिथरल की इतनी ज्यादा खेती होती है कि ये लोग मिथरल को फेंक देते हैं। पर यूलिशिया हैरान होकर मन में कहती है, क्या? पर मिथरल तो सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती होता है, और ये उसे फेंक देते हैं। दोस्तों, मिथरल एक ऐसी कीमती धातु होती है जो पूरी दुनिया में बहुत कीमती है, और कर्ट को इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। जिसके बाद यूलिशिया को पता चलता है कि कर्ट यहाँ पर ओरिकैल्कम धातु को खोजने के लिए आया है। ओरिकैल्कम ऐसी धातु जिसे ईश्वर का धातु कहा जाता है। यूलिशिया कहती है, पर इनका मिलना तो लगभग नामुमकिन होता है। कर्ट कहता है, नहीं, 7 किलोमीटर की खुदाई करने पर यह धातु आराम से मिल जाती है। जिसका मतलब दोस्तों, कर्ट ने 8 घंटों में 7 किलोमीटर गहराई तक खुदाई कर ली, और फिर वो वापस भी आ गया। यूलिशिया कहती है, क्या? और फिर उस 7 किलोमीटर गहरे गड्ढे का क्या हुआ? कर्ट बताता है कि उसने उसे भर दिया। यूलिशिया का मानसिक संतुलन हिल जाता है। इसने 8 घंटों में 7 किलोमीटर गहराई तक खुदाई कर ली, ये वापस भी आ गया और उस 7 किलोमीटर गहरे गड्ढे को भर भी दिया। और दोस्तों, यहाँ पर कर्ट ने काफी गहरी गुफा बना दी है। कर्ट पूछता है कि क्या उसे इस गुफा को भर देना चाहिए। यूलिशिया कहती है, नहीं, रहने दो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कर्ट ने पहाड़ के नीचे से जो गुफा बना दी है उससे सामाइला टाउन और लॉर्ड ताइकोन के टाउन के बीच एक रास्ता बन गया है, और इस रास्ते से होकर जो भी मर्चेंट गुजरेगा उसे यूलिशिया को पैसे देने होंगे। अब इसके 2 दिन बाद हम कर्ट को सामाइला टाउन में देखते हैं। पर दोस्तों, यहाँ कर्ट की मुलाकात बंदना से होती है। कर्ट उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और क्या गोलनोवा भी यहाँ है? तो यहाँ बंदना उसे बताती है कि अब वो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग का हिस्सा नहीं रही। जिसके बाद हमें कुछ वक्त पहले का एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोलनोवा को यहाँ का खाना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपना बिल पे किए बिना ही यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद बंदना उसके पास आकर उससे कहती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें उस पॉपुलर रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं आया? जिस पर वो कहता है, बंदना, कर्ट ने हमारे लिए जो स्मोक्ड मीट तैयार करके रखा था वो अभी भी तुम्हारे पास है ना? बंदना कहती है कि तुम उसे पूरा खा चुके हो। जो बात सुन गोलनोवा कहता है, तो कर्ट के पास जाओ और उससे कहो कि वो मेरे लिए खाना बनाए, और अगर वो तुम्हारी बात ना माने तब तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। अगले ही पल में बंदना गोलनोवा से टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल चुरा कर कहती है, कर्ट तक पहुंचने के लिए मुझे इसकी जरूरत होगी। अब इसके बाद बंदना यहाँ से जाने लगती है। तभी उसके बगल से काफी सारे गार्ड्स गुजरते हैं। उन्हें देख बंदना कहती है, गोलनोवा ने रेस्टोरेंट में जो तोड़फोड़ की है उसके लिए उसे अरेस्ट किया जाएगा। अगर मौका मिला तो मैं जेल में तुमसे मिलने आऊंगी, लीडर। और दोस्तों, इन सब के बाद बंदना यहाँ आ गई कर्ट के पास, पर यहाँ वो कर्ट से झूठ बोल रही है कि उसे भी पार्टी से निकाल दिया गया है। अब कर्ट यहाँ कहता है कि क्या तुम्हें भी निकाल दिया? तो मेरा तो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में वापस लौटने का कोई चांस ही नहीं है। पर दोस्तों, कर्ट किसी नई पार्टी को ज्वाइन इसीलिए नहीं कर रहा
क्योंकि गोल्डोवा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। यह सुन वंदना कहती है, वैसे कर्ट, क्या इस वक्त तुम्हें काम की जरूरत है? क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ जैसे उसके काम में किसी असिस्टेंट की जरूरत है, तो क्या तुम वो काम करना चाहोगे? साथ ही वंदना उसे ये भी बताती है कि पूरे रॉयल कैपिटल में सिर्फ 15 एटेलियर मास्टर्स हैं और उन्हीं में से एक को तुम मदद करने वाले हो और मुझे पूरा यकीन है तुम उनके बहुत काम आओगे। वंदना की बात सुन कर्ट मदद के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद कर्ट वंदना से उस जगह का मैप लेकर यहाँ से चला जाता है। पर दोस्तों, वंदना के चेहरे का एक्सप्रेशन देख हम समझ पाते हैं कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि एटेलियर्स ऐसी वर्कशॉप होती हैं जिनमें मैजिक स्वॉर्ड्स, मेडिसिन और मैजिक डिवाइसेस जैसी चीजें मिलती हैं और एक एटेलियर वर्कशॉप के हेड को एटेलियर मास्टर कहते हैं और इनका ओहदा किसी विस्काउंट के जितना ही होता है। और आज कर्ट ऐसे ही एक एटेलियर मास्टर के पास असिस्टेंट का काम करने जा रहा है। वो उस जगह पर पहुंचकर घंटी बजाता है और एक प्यारी सी लड़की वो दरवाजा खोलती है। उसे देख कर्ट कहता है, क्या आप ही एटेलियर मास्टर हो? वो बताती है कि नहीं, वो तो उनकी असिस्टेंट है, मिशेल लालाकोटा। और जैसे ही मिशेल को पता चलता है कि कर्ट यहाँ उनकी मदद के लिए आया है, वो काफी खुश हो जाती है और फिर कर्ट को अंदर लेकर जाने लगती है। अंदर आते ही कर्ट को बहुत भयानक बदबू आती है और हमें पता चलता है कि कर्ट को यहाँ पर साफ सफाई के काम के लिए ही बुलाया गया है। भाई, इन लोगों ने 3 हफ्तों से अपने किचन की सफाई नहीं की। कर्ट कहता है कि वो यहाँ सब कुछ साफ कर देगा। तभी मिशेल की मास्टर उसे आवाज लगाती है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद भैया कर्ट सफाई करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, अगले ही पल में पूरा का पूरा किचन साफ हो जाता है मात्र 30 मिनट में। और क्योंकि अब कर्ट के पास कुछ भी करने को नहीं होता, इसीलिए वो मिशेल को ढूंढने लगता है। थोड़ा दूर आने पर उसे एक कमरा दिखता है। वो दरवाजा खोल देखता है कि कोई है तो नहीं, पर दोस्तों यहाँ पर तो एक प्यारी सी लड़की कपड़े बदल रही थी। कर्ट इन मोहतरमा को बताता है कि उसका नाम कर्ट है और वो यहाँ काम करने आया है। सो ये मोहतरमा कर्ट को बताती हैं कि लेडी ओफेलिया, अरे एटेलियर मास्टर, वो इस वक्त बेसमेंट में गई हैं कुछ काम करने के लिए। पर अचानक ही कर्ट को इन मोहतरमा के पेट पर एक कर्ज का निशान दिखाई देता है। कर्ट पूछता है कि क्या वो इस कर्ज को देख सकता है। इस कर्ज को देखकर कर्ट समझ जाता है कि ये कर्ज इन मोहतरमा के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। लेकिन तभी अचानक भूख की वजह से इन मोहतरमा का पेट गुड़गुड़ करता है, जो सुन कर्ट कहता है, मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। जिसके बाद कर्ट किचन में आता है और अब जाकर उसे एहसास होता है कि वो एक मोहतरमा की बॉडी को देख रहा था बिना वस्त्रों के और इसी बारे में सोचते हुए बेचारा गिर पड़ता है। दूसरी ओर यूलिशिया मिमिको से पूछती है कि इसकी कीमत कितनी है। यहाँ पर यूलिशिया मिथ्रिल और ओरिकैल्कम को बेचने आई है और इसकी कीमत मिमिको 50,000 गोल्ड कॉइन बताती है। जिसके बाद यूलिशिया पूछती है कि अगर कर्ट के बारे में बाहर लोगों को पता चल गया तब उसके साथ क्या होगा। वो बताती है कि या तो उसे किडनैप कर लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। यूलिशिया कहती है, मैंने सुना है कि उसे फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पार्टी से निकाल दिया गया है। मिमिको पूछती है, तो अब तुम उसके साथ क्या करोगी? यूलिशिया बताती है कि वो कर्ट को एक एटेलियर मास्टर बनाना चाहती है और फिर वो खुद उसकी बॉडीगार्ड बन जाएगी। पर दिक्कत यह है कि कर्ट को खुद अपनी काबिलियत का पता नहीं है। दूसरी ओर कर्ट उन मोहतरमा के लिए खाना बना चुका था। तभी वहाँ मिशेल आती है लेडी ओफेलिया के साथ। कर्ट उनसे कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका किचन आपकी परमिशन के बिना यूज किया। वैसे मैं ये खाना उस लड़की के लिए बना रहा हूँ जिसका कमरा पीछे है। पर ये बात सुनते ही लेडी ओफेलिया उससे कहती है, तुम उस लड़की के बारे में किसी से कुछ बात नहीं करोगे, ओके? और आज के लिए तुमने बहुत काम कर दिया, ये लो पैसे, अब तुम कल आना। और जितने पैसे लेडी ओफेलिया कर्ट को देती हैं, वो कर्ट को बहुत ज्यादा लगते हैं। जिसके बाद कर्ट उन्हें लेकर यहाँ से चला जाता है। पर उसके जाते ही ये कहती है, आखिर मुझसे ये गलती कैसे हो गई? एक आउटसाइडर ने आखिर उनसे बात कैसे की? पर अभी के लिए मुझे अपना ध्यान उस कर्ज को हटाने पर देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी ओफेलिया इन मोहतरमा के लिए वही खाना लेकर आती हैं और इसके बाद वो इन मोहतरमा को ढंग से कपड़े पहनाने लगती हैं, क्योंकि इन मोहतरमा को ढंग से कपड़े पहनना आता ही नहीं। ये काम इनके लिए शुरू से ही कोई और करता आया है। पर तभी फिर से इनका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। लेडी ओफेलिया कहती हैं, मैं इसे चेक कर लेती हूँ, फिर आप इसे खा लीजिए। जिस पर ये कहती है, चेक मत कीजिए, मेरा दिल कहता है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का था और मैं नहीं जानती कि मेरे ऊपर इस कर्ज को किसने लगाया, इसीलिए वो अब तक हर किसी पर शक करती आई है। पर आज उसकी अंतरात्मा कह रही है कि उसे उस लड़के पर भरोसा करना चाहिए। और अब लेडी ओफेलिया भी यहाँ कुछ नहीं कहती और ये मोहतरमा उस खाने को खाने के लिए बैठ जाती हैं। इस खाने की खुशबू बहुत अच्छी थी और फिर ये इसे खाती है
इसका स्वाद भी बहुत अच्छा था, पर अगले ही पल में इससे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। जो देख लेडी ऑफेलिया कहती है, उस लड़के ने इसमें जहर मिलाया होगा। आखिर मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। पर अगले ही पल में वो लड़की खड़ी होने लगती है। लेडी ऑफेलिया पूछती है, आप ठीक तो है ना? पर अगले ही पल में ये मोहतरमा बिल्कुल ठीक हो जाती है और इसके बाद लेडी ऑफेलिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इन मोहतरमा के ऊपर लगा कर्ज मिट चुका था। लेडी ऑफेलिया कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी ओर हम एक शख्स को देखते हैं जो कह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कर्ज कैसे हट गया। उसे हटाना तो नामुमकिन था। पर उसके सामने बैठा शख्स कहता है, मैंने बहुत इंतजार कर लिया, पर अब राजकुमारी को मरना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी ऑफेलिया मिमिको से मिलने आती हैं। मिमिको कहती है, ये मेरी दोस्त यूलिशिया है, ये भरोसेमंद है, आप इसके सामने बात कर सकती हैं। सो अब ये कहती है, मैं हूँ एटेलियर मास्टर ऑफेलिया। और इसके बाद जैसे ही ये मोहतरमा अपना चेहरा दिखाती है, यूलिशिया और मिमिको इनके सामने झुक जाती हैं और हमें पता चलता है कि ये मोहतरमा रॉयल कैपिटल की तीसरी राजकुमारी हैं, लेडी लीजेलॉट। और यहाँ इन दोनों को जानने को मिलता है कि राजकुमारी के ऊपर एक कर्ज लगा था, कोई उन्हें मारना चाहता है, क्योंकि लेडी लीजेलॉट महाराज और ईस्ट एम्पायर गुरुमाकू की राजकुमारी प्रिंसेस फ्रैंकोस की इकलौती औलाद हैं। यानी कि ये दो राज्यों के बीच शांति का प्रतीक हैं और कोई शख्स इन्हें मारकर इस शांति को तबाही में बदलना चाहता है। अब प्रिंसेस को सही सलामत देख मिमिको उनके गले लग जाती है और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर पता लगाने आई हैं कि इन पर वो कर्ज लगाने वाला शख्स कौन था। पर यहाँ मिमिको पूछती है कि वो एक बहुत ही ताकतवर कर्ज था, आखिर उसे हटाया किसने? प्रिंसेस कहती है कि उस प्यारे लड़के का नाम है कर्ट। और ये बात सुन यूलिशिया और मिमिको के होश उड़ जाती हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में यूलिशिया को जानने को मिलता है कि कर्ट ने जो पोरिज बनाया था उसे खाकर ही प्रिंसेस लीजेलॉट का जो कर्ज था वो खत्म हो गया। तभी मिमिको कहती है कि प्रिंसेस पर जो कर्ज लगाया गया उसके लिए 3 लोगों पर शक किया जा रहा है। पहला है ट्रिस्टन मेनोल्फ, बाइशेफ ऑफ द पोलन चर्च। दूसरा है सेनोवा रिस्ट कास्ट, रॉयल एक्सपेडिशनरी फोर्सेस का फर्स्ट जनरल। और तीसरी है आइसेडोरा आर्क मामा, महाराज की तीसरी पत्नी। तभी प्रिंसेस कहती है, ये काम जरूर से महाराज की तीसरी पत्नी या ट्रिस्टन के द्वारा कराया गया होगा, क्योंकि सेनोवा को मेरे महल में आने की इजाजत नहीं है। जिस पर यूलिशिया कहती है कि नहीं, हो सकता है कि ये काम उसने अपने कनेक्शंस के जरिए कराया हो। मिस ऑफेलिया कहती हैं, ये फैसला करना मुश्किल है कि आखिर दोषी कौन है, इसलिए हमें एक जाल बिछाना होगा। प्रिंसेस ली से कुछ दिन पहले ही 15 साल की हुई हैं, यानी कि अब वो राजमहल छोड़कर 1 साल के लिए ट्रेनिंग करने के लिए जा सकती हैं। और इसीलिए हम एक ऐसा एटेलियर क्रिएट करेंगे जो असल में एग्जिस्ट ही ना करता हो, और प्रिंसेस ली से उसी के साथ ट्रेनिंग करेंगी। जिसके बाद जो असली गुनहगार होगा वो उस एटेलियर मिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, और क्योंकि वो एटेलियर मिस्टर असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, तो जब कल्प्रिट उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा तब वो पकड़ा जाएगा। लेकिन उस नकली एटेलियर मिस्टर में कुछ तो खास बात होनी ही चाहिए। जो बात सुन यूलिशिया मिस ऑफेलिया को कर्ट के द्वारा बनाया हुआ मैजिक क्रिस्टल दिखाती हैं, पर ये बात जान के इस मैजिक क्रिस्टल को कर्ट ने बनाया है, इनके होश ही उड़ जाते हैं। अब अगले दिन जब कर्ट काम करने आता है तब उसे ये जगह बंद दिखाई देती है। सो तभी मिशेल कर्ट को आकर बताती है कि आज उसकी मास्टर यहाँ नहीं है, इसीलिए कर्ट आज यहाँ काम नहीं कर पाएगा। ये बात सुन बेचारा कर्ट उदास हो जाता है। उसे लगता है कि उसने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी है। पर इसके बाद कर्ट एक रेस्टोरेंट में खाना खाने को आता है, पर तभी यहाँ वो कुछ लोगों को बहस करता हुआ देखता है। ये आदमी कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि उसे 1 हफ्ते तक आराम करने की जरूरत है और हमारे बोझ ढोने वाले के बिना हम इस नए मिशन को पूरा नहीं कर सकते। पर इन मोहतरमा का कहना होता है कि हमें उसके बिना ही इस मिशन को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात सुनकर इनके पास आकर कहता है, अगर आपको एक बोझ ढोने वाला चाहिए तो मैं ये काम करने को तैयार हूँ। पर ये लड़की कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम जैसा एक बच्चा हम सबके सामान का बोझ नहीं ढो पाएगा। ये आदमी उसे मारते हुए कहता है, तुम मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं हो। लेकिन मेरी छोटी बहन का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे इस मिशन में हमें आयरन गोलम्स का शिकार करना है, जिनका वजन 200 केजी से भी ज्यादा होता है। ये सुनकर कहता है कि वो 200 केजी वजन उठा सकता है, और अपनी बात को साबित करने के लिए वो इनके एक टीम मेंबर को उठाकर भी दिखा देता है। जो देख ये दोनों हैरान हो जाते हैं। पर अगले ही पल में कर्ट इस दूसरे आदमी को भी उठा लेता है, जिसने 150 केजी का ये मेटल आर्मर पहना हुआ है। और कर्ट की ताकत देख लोग वहाँ तालियां बजाने लगते हैं। अब इसके बाद हमें लोगों का इंट्रोडक्शन मिलता है।
इन महाशय का नाम है डेंजो, जो कि एक समुराई हैं, साथ ही इस पार्टी के लीडर भी। और इसका नाम है कंस, जो कि एक हैवी वॉरियर है और उसकी स्पेशलिटी मुक्के मारना है। और ये मोहतरमा है साइना, एक रेंजर, और इनकी पार्टी का नाम है साकुरा। वैसे इनकी पार्टी का जो चौथा मेंबर है बोझ ढोने वाला, उसका नाम बिबिनोके है, पर इस वक्त वो जरा बीमार है, इसलिए डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। कर्ट भी बताता है मेरा नाम कर्ट है और मुझे अपने साथ आने देने के लिए शुक्रिया। जो सुन कंस कहता है तो कर्ट अब सब तुम्हें ही संभालना है। जिसके बाद ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं, पर कर्ट से एक स्लाइम चिपक जाता है, बेचारा। ये देख साइना कहती है अरे तुम इसका कोर तोड़ दो और ये खत्म हो जाएगा, पर ऐसा करते हुए कर्ट खुद को ही जख्मी कर लेता है। इसी वजह से साइना को ही उसकी मदद करनी पड़ती है। कर्ट कहता है मुझे माफ कर दो, मैं किसी काम का नहीं हूँ। जिस पर ये दोनों कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि लड़ने का काम हमारा है और इस मिशन के दौरान हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। कर्ट देखता है कि इन लोगों ने उस पर गुस्सा नहीं किया। ये लोग फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग से कितने ज्यादा अलग हैं। जिसके बाद ये लोग एक गुफा के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि साइना यहाँ एक मैजिकल पाउडर का यूज करके चारों ओर रोशनी कर देती है। तभी कर्ट को कुछ दिखाई देता है। साइना उसे बताती है कि ये गॉब्लिन की पॉटी है, यानी कि गॉब्लिन्स भी यहाँ हैं। और दोस्तों गॉब्लिन्स काफी ताकतवर होते हैं। सो कंस कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम एक दो गॉब्लिन्स को तो आराम से हरा देंगे, और अगर यहाँ ज्यादा गॉब्लिन्स हुए तब हम यहाँ से भाग लेंगे। इसके बाद ये सभी इस डंजन की गहराई में आते रहते हैं, पर तभी कर्ट कुछ नोटिस करता है, और इससे पहले कि यहाँ वो कुछ कहता, अचानक ही इनके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है, जिसे ये लोग आसानी से खत्म कर देते हैं। पर इसके बाद वहाँ से बहुत सारे गॉब्लिन्स की आवाजें आने लगती हैं। ये सब समझ जाते हैं कि यहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं और इतने सारे गॉब्लिन्स का सामना ये लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब बाहर जाने के रास्ते पर भी गॉब्लिन्स की आवाजें आ रही हैं, यानी कि ये लोग यहाँ फंस चुके हैं। सो तभी कर्ट ने बताता है कि यहाँ एक सीक्रेट रास्ता है। ये कहते हैं कि बहुत अच्छे कर्ट। जिसके बाद कर्ट और साइना इस खुफिया रास्ते में आ जाते हैं, पर तुरंत ही साइना इस दरवाजे को बंद कर देती है। कंस और डेंजो अभी बाहर थे, वो यहाँ अंदर नहीं आए, क्योंकि इतने सारे गॉब्लिन्स से यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। इसीलिए वो दोनों यहीं रुककर गॉब्लिन्स का सामना करेंगे। जो जॉन कर्ट कहता है मैं भी तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। साइना चिल्लाकर कहती है तुम एक स्लाइम को तो हरा नहीं पाए, आखिर तुम क्या ही कर पाओगे। अगर तुम उनके साथ रहे तो तुम्हारी वजह से उन्हें बस दिक्कत आएगी। दोस्तों साइना को इस तरह देख कर्ट समझ जाता है कि साइना भी उन दोनों का साथ देना चाहती है, पर वो इतनी ताकतवर नहीं है। तभी कंस कहता है कर्ट साइना का ख्याल रखना। डेंजो कहता है कहीं तुम अपने फैसले पर पछताओगे तो नहीं कंस। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, अपनी छोटी बहन को बचाते हुए मैं मर भी जाऊं तो कोई गिला नहीं। डेंजो कहता है हाँ बिल्कुल, हम अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये सुन कर्ट कहता है मैंने अब तक इनके लिए कुछ नहीं किया और ये मुझे अपना दोस्त मान रहे हैं। तभी साइना कहती है मुझे यकीन है कि वो दोनों बच जाएंगे, और इसके बाद वो अपनी जादुई राख से इस जगह पर भी उजाला कर देती है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि साइना के होश उड़े हुए थे, क्योंकि इनके सामने था एक बहुत ही बड़ा आयरन ड्रैगन गोलेम। वहीं दूसरी ओर हम यूलिशिया को देखते हैं, जो प्रिंसेस लिज़लॉट को इस होटल में लेकर आई हैं, जहां कर्ट रुका हुआ है। यूलिशिया कहती है आप ये बात कर्ट को मत बताना कि आप एक प्रिंसेस हो, समझी। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि कर्ट के लिए मैं बस एक मामूली लड़की हूँ, ली से। और वैसे तुम भी मुझे ली से बुला सकती हो यूलिशिया। जिस पर वो कहती है तो आप भी मुझे यूली कहकर बुलाइए। जिसके बाद ये दोनों कर्ट के कमरे में आती हैं, पर कर्ट यहाँ नहीं होता। एक आवाज इन्हें बताती है कि इस वक्त कर्ट साकुरा नाम की पार्टी के साथ एक मिशन पर गया हुआ है। दोस्तों ये आवाज वंदना की थी, पर जैसे ही यूलिशिया बाहर आती है उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी लीसे आकर पूछती है कि वो आवाज किसकी थी। यूलिशिया कहती है पता नहीं, लेकिन अगर ये बात सच है तब वो बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि साकुरा पार्टी जिस मिशन पर गई है वो नॉर्थ ईस्ट की एक गुफा है जिसमें बहुत सारे गॉब्लिन्स रहते हैं। इसीलिए अब मैं कर्ट को ढूंढने जा रही हूँ और तुम यहीं रहना। पर लीसे कहती है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसने मेरी जान बचाई है मैं उसकी जान खतरे में नहीं रहने दे सकती। और इसीलिए यूलिशिया लीसे की बात मान जाती है और ये दोनों निकल पड़ती हैं कर्ट को बचाने। जिसके बाद ये दोनों इस गुफा में पहुंचती हैं। यहाँ लीसे को कर्ट के पैरों के निशान दिखते हैं। यूलिशिया कहती है तुम्हें कैसे पता कि ये उसके पैरों के निशान हैं? पर जैसे ही लीसे को पैरों के निशान दिखना कम होते हैं, वो अपने मैजिक का यूज करती है। इस मैजिक की मदद से आपकी चीजों को सेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है। पर दोस्तों लीसे की सूंघने की क्षमता बढ़ी हुई है। वो कर्ट की गंध सूंघते हुए आगे बढ़ रही है। यूलिशिया सोचती है कि ऐसे कर्ट की गंध कैसे पता,
कहीं ये दोनों। अब यूलिशिया ये सोच रही थी, तभी लीसे बताती है कि सामने से लड़ाई की आवाज आ रही है। ये जान यूलिशिया कहती है, लीसे मैं आगे जाकर देखती हूँ। तभी लीसे अपने मैजिक से यूलिशिया की फिजिकल पावर को बूस्ट कर देती है। दूसरी ओर इतने सारे गॉब्लिन्स का सामना करते हुए कंस और डेंजो काफी जख्मी हो चुके हैं, पर तभी यूलिशिया वहाँ आकर एक ही बार में कई सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देती है। और वहीं यहाँ साइना और कर्ट के सामने कई सारे आयरन ड्रैगन गोलेम्स थे। ये देख साइना कहती है, मुझे माफ कर दो कर्ट, मुझे इस मिशन को करने की जिद करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरी वजह से अब तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि ये ड्रैगन गोलेम्स इनके सामने से गुजरने वाले हर एक शख्स को खत्म कर देते हैं। पर कर्ट उससे कहता है, तुम चिंता मत करो साइना, हम यहाँ से बचकर निकलेंगे। और इसके बाद वो इन आयरन ड्रैगन गोलेम्स से लड़ने के लिए जाने लगता है। साइना को लगता है कि कर्ट यहाँ मरने के लिए जा रहा है, पर तभी हम देखते हैं कि कर्ट एक गोलेम के हमले से बचकर उस पर हमला करता है और उसके स्किल्स को तोड़ने लगता है। और धीरे धीरे वो इन गोलेम्स के स्किल्स को पूरा तोड़ देता है, जो देख साइना के होश उड़े हुए थे कि कर्ट ये सब कैसे कर रहा है। और इसी तरह कर्ट इन गोलेम्स को खत्म कर देता है और साइना को बताता है कि वो पहले भी कई बार आयरन ड्रैगन गोलेम्स की माइनिंग कर चुका है। तभी उस जगह पर यूलिशिया आ जाती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ। साइना उसे बताती है कि कर्ट ने एक छोटे से खंजर से इन ड्रैगन गोलेम्स को खत्म कर दिया, जिसके बाद यूलिशिया सीधा कर्ट के पास आती है। तुम ठीक तो हो ना कर्ट? वो बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर यूलिशिया हमें तुम्हारी मदद चाहिए। डेंजो और कंस बहुत सारे गॉब्लिन्स का सामना अकेले कर रहे हैं। यूलिशिया बताती है कि वो पहले ही सभी गोलेम्स को खत्म कर चुकी है और अब वो दोनों सही सलामत हैं। पर तभी यूलिशिया को एक कहानी याद आती है, जिसमें एक जी रैंक का आदमी एक हंसिये से ही एक ब्रियर ड्रैगन का सामना करने लगा था, सिर्फ अपनी फसल को बचाने के लिए, और उसने उस ड्रैगन को हरा भी दिया। पर तभी लीसे वहाँ आकर कहती है कि कर्ट आप कितने अमेजिंग हो, जिससे यूलिशिया को गुस्सा आ रहा होता है। अब अगले सीन में हम इन सबको एक साथ देखते हैं। कंस यहाँ बताता है, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस गुफा में इतने सारे गॉब्लिन्स होंगे। वैसे हम सबकी जान बचाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया यूलिशिया। पर यूलिशिया कर्ट से कहती है कि जल्द ही एक नया अटेलियर बनाया जाने वाला है और मैं उसकी पर्सनल हेड एडवेंचरर रहूंगी। क्या तुम भी वहाँ मेरे साथ काम करना चाहोगे? पर कर्ट कहता है कि इस वक्त वो साकुरा पार्टी के साथ है। सो कंस और डेंजो कहते हैं कि इस बारे में मत सोचो और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। यूलिशिया कहती है, क्योंकि ये एक नया एटेलियर है तो इसमें हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम सब भी हमें ज्वाइन करना चाहोगे? और इसके लिए वो सभी मान जाते हैं। जिसके बाद यूलिशिया कर्ट से आकर कहती है कि टाउन में वापस जाने पर उसे अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कराना चाहिए। कर्ट कहता है हाँ वो ऐसा जरूर कराएगा। अब अगले सीन में जब कर्ट वहाँ आता है तब वहाँ उसे रॉयल कोर्ट मेज मिमी को दिखती है और यही कर्ट का एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी। मिमी को कहती है, मैं यहाँ मिस ऑफेलिया के कहने पर आई हूँ, उन्होंने आपको रिकमेंड किया है, साथ ही मैंने तुम्हारा मैजिक क्रिस्टल भी देखा। अब इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि ये सभी सेलिब्रेट कर रहे थे। कर्ट यहाँ बहुत ज्यादा खुश था। दूसरी ओर यूलिशिया मिमिको से पूछती है कि कर्ट का रिजल्ट क्या आया। मिमिको बताती है कि उसने कर्ट को ये बताया है कि वो कुकिंग, माइनिंग, क्लीनिंग और बाकी की चीजों में बी और सी रैंक पर है। पर असल में जब मिमिको ने कर्ट का एप्टीट्यूड टेस्ट देखा, उसकी सारी एबिलिटीज ट्रिपल एस रैंक की हैं। यहाँ तक कि कर्ट की मैजिकल पावर भी मिमिको से ज्यादा है। और दोस्तों अब इसीलिए कर्ट इनका सीक्रेट एटेलियन मिस्टर बनेगा, ताकि ये लोग उस गुनहगार को ढूंढ पाएं जिसने प्रिंसेस लीसलॉट पर कर्ज लगाया था। पर दोस्तों हम देखते हैं कि ना चाहते हुए भी क्रिश्चियन की सारी बातें सुन लेती है। सो ये दोनों चिल्लाकर कहने लगती हैं कि कर्ट का एप्टीट्यूड ट्रिपल एस रैंक का है और अगर किसी को ये बात पता चल गई तब तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। क्रिश चिल्लाकर कहती है कि मैंने कुछ नहीं सुना। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम कर्ट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज वो पहली बार एक हाई स्पीड कैरेज में बैठा है और ये सभी इस वक्त जिस टाउन में जा रहे हैं वहाँ पर कोई टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं है, इसीलिए इन सबको कैरेज से होकर जाना पड़ रहा है। ये सभी इस वक्त फ्रंटियर टाउन की ओर जा रहे हैं जो कि डीमंस लैंड के पास एक मिलिट्री बेस है और इन सब का जो एक नया अटेलियर है वो एक क्रूशियल सिटी में है। पर इन सभी में इतनी काबिलियत है कि ये सभी उस जगह पर सब कुछ सही कर सकते हैं। पर ये सारी बातें सुनते हुए साइना मन में कहती है मेरे भाई और डेंजो इनका साथ दे रहे हैं। तभी कंस पूछता है कि ये नया एटेलियर मिस्टर आखिर है कौन। यूलिशिया कहती है कि वो काफी सम्मानीय शख्स है। पर दोस्तों साइना को लगता है कि बाकी सब उसे, उसके भाई और डेंजो को किसी जाल में फंसा रहे हैं।
जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी फ्रंटियर टाउन के पास पहुंच जाते हैं। पर यहाँ आते ही कर्ट थोड़ा मायूस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वो पहले दीवारों को रिपेयर करने का काम कर चुका है, लेकिन उसे 3 दिन में ही काम से निकाल दिया गया। लेकिन कर्ट के जाने के बाद से अब तक ये दीवारें कुछ खास रिपेयर नहीं हो पाई हैं। और इसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इनका नया एटेलियर बेस होने वाला है। एक बहुत बड़ा खाली सा मैदान, और यहाँ पर ये काम चल रहा है। इस काम के पूरा होने तक इन सभी को बस होटल में जाकर इंतजार करना है। यूलिशिया कर्ट से कहती है, क्या तुम एटेलियर बनाने का काम अकेले कर सकते हो कर्ट? कर्ट कहता है कि वो एक दिन में एक लकड़ी का घर तो बना सकता है, पर इतनी बड़ी बिल्डिंग एक दिन में वो नहीं बना पाएगा। पर मैं ये काम 3 दिन में कर सकता हूँ। यूलिशिया कहती है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो और इस एटेलियर को अपने अनुसार बनाओ। सो कर्ट यूलिशिया को एक आइटम्स की लिस्ट देता है जिसकी कर्ट को जरूरत पड़ेगी। और ये सब देख साइना मन में कहती है, आखिर ये कैसी लिस्ट है? यूलिशिया भी ये नोटिस कर लेती है कि साइना को कुछ शक हो रहा है, इसीलिए वो कहती है, अब हम सभी को होटल चलना चाहिए ताकि हम कर्ट के काम के बीच में ना आए। यानी कि दोस्तों अब कर्ट यहाँ अकेला काम करेगा, वहीं बाकी सब होटल में जाकर आराम करेंगे। ये यूलिशिया, मैं इसे गालियां देना चाहता हूँ पर क्या करूँ, कुछ कह नहीं सकता। अब होटल में आकर यूलिशिया इन सभी से कहती है कि वो इनसे कुछ बात करना चाहती है। साइना कहती है, अब तुम जरा इन्हें जल्दी बताओगी कि उस गेम में कुछ आयरन ड्रैगन गोलेम्स थे जिन्हें कर्ट ने हराया, वो भी सिर्फ एक छोटे से खंजर से। हमें सच सच बताओ कि आखिर कर्ट है कौन और तुम दोनों कौन हो? यूलिशिया बताती है कि वो एक ऐसी एडवेंचरर है जो डायरेक्टली रॉयल फैमिली के अंडर काम करती है, और ये मोहतरमा है लिजेलॉट होमुरस, इस किंगडम की तीसरी राजकुमारी। जो सुन इनके होश उड़ जाते हैं। लीजे बताती है कि कुछ कारणों से वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाए हुए हैं। साइना पूछती है, तो फिर कर्ट कौन है? यूलिशिया कहती है, हम नहीं जानते कि कर्ट असल में कौन है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कर्ट की कॉम्बैट स्किल G रैंक की है, पर उसके बाकी के एप्टीट्यूड SSS रैंक के हैं। कंस कहता है, ये तो वही लेजेंडरी रैंक है जिस पर लोगों को ये तक यकीन नहीं कि ये एग्जिस्ट भी करती है। यूलिशिया कहती है, पर कर्ट इस बारे में नहीं जानता और हम उससे ये बात छुपा रहे हैं। हमने उसे इतना बताया है कि वो B रैंक का है, और मैं आप सबको बता दूं कि हमारा वो नया एटेलियर मिस्टर खुद कर्ट है। साइना पूछती है कि आखिर तुम इस तरह से उसे धोखा क्यों दे रही हो? मैं ये पूछते हुए 2 गालियां भी देता। यूलिशिया कहती है कि अगर हम उसे सच भी बता दें तब भी वो हम पर यकीन नहीं करेगा, और अगर किसी गलत आदमी को कर्ट की काबिलियत के बारे में पता चल गया तब वो कर्ट से गलत काम करवा सकता है। साइना कहती है कि इस वक्त तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो। भैया डेंजो, हमें इनके साथ काम नहीं करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। पर कंस अपनी बहन को शांत करता है, और इसके बाद लीसे बताती है कि कर्ट के हाथों का बना पॉरिज खाकर उसका कर्ज भी टूट गया। यूलिशिया बताती है कि कोई लीसे की जान लेना चाहता है, और इसी वजह से हम इस टाउन में एक एटेलियर बना रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो शख्स कौन है जो लीसे की जान के पीछे पड़ा है। पर कर्ट इसके बारे में कुछ नहीं जानता, और उसे तो ये तक पता नहीं था कि लीसे एक राजकुमारी है, पर फिर भी उसने लीसे की जान बचाई और बदले में कुछ नहीं मांगा। यूलिशिया कहती है कि कर्ट दिल का बहुत अच्छा है और इसीलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। लीसे भी कहती है, एक राजकुमारी के तौर पर नहीं बल्कि कर्ट की एक दोस्त के तौर पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारा साथ दें और कर्ट से ये बात छुपाए रखें। ये सुन डेंजो कहता है, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपने हमसे पूछा है, बल्कि इसीलिए भी कि कर्ट हमारा दोस्त है, और एक सामुराई होने के नाते मैं कर्ट के अलावा आप दोनों की हिफाजत करने की भी कसम खाता हूँ। साइना कहती है, हमें कर्ट से मिले ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। यूलिशिया कहती है, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, पर साइना कहती है, नाटक मत करो कि तुम मुझे समझती हो। पर वो कहती है, मैं तुम्हें समझती हूँ क्योंकि मुझे भी कर्ट से मिले बस 6 दिन ही हुए हैं। और ये बात सुन साइना वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब बाहर आकर साइना इसी बारे में सोच रही थी कि कर्ट को सच्चाई का पता होना चाहिए, पर जब वो कर्ट के पास आती है तो ये देख हैरान हो जाती है कि कर्ट ने इतने कम वक्त में कितना सारा काम कर लिया है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि कर्ट ने सारा काम अकेले ही किया है। वो मन में कहती है, बेचारा, इसे लगता है कि ये B रैंक पर है। जिसके बाद वो कहती है कि कर्ट तुम कमाल के हो। सो कर्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसके होम टाउन में हर कोई ऐसा कर लेता है। सो अब साइना पूछती है, कर्ट क्या तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि सारा काम तुम अकेले पर थोप दिया गया है? पर कर्ट कहता है कि नहीं, मैं तो काफी खुश हूँ क्योंकि अपनी पुरानी पार्टी में सभी मुझे यूजलेस कहते थे और इसी वजह से उन्होंने मुझे लात मार कर निकाल दिया। लेकिन इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ।
ये सुन साइना को याद आता है कि यूलिशिया ने क्या कहा था, कर्ट दिल का बहुत अच्छा है। और अब साइना भी खुश हो जाती है क्योंकि वो सब कुछ समझ चुकी है। वो कहती है, हम दोस्त है ना कर्ट। अब अगले सीन में हम डेंजो को देखते हैं जिसके पीछे कोई बैठा हुआ था। वो लड़की कहती है, आपका वो चौथा पार्टी मेंबर बिबिनोके एक कमीना शख्स है जो अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करता है। अब तक वो कई सारी पार्टीज में रह चुका है और उसने इस गुफा में जाने का क्वेस्ट इसीलिए चुना क्योंकि वो साकुरा पार्टी को खत्म करना चाहता था और इसी वजह से वो बीमारी का बहाना बनाकर तुम लोगों के साथ नहीं आया। ये सब जानने के बाद डेंजो उस लड़की को उसके काम के पैसे दे देता है, जिसके बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक बार दिखाया जाता है जहाँ एक शराबी एक वेट्रेस के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसी का नाम बिबिनोके है, साकुरा पार्टी का चौथा मेंबर। और ये इस बात से परेशान था कि उस मिशन के बाद भी साकुरा पार्टी बच गई, लेकिन अगली बार मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। और मैंने तो ये तक सुना है कि वो एक नए अटेलियर में शामिल हो गए हैं जो थर्ड प्रिंसेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगले ही पल में वो देखता है कि उसके पीछे डेंजो है और वो उसे देखकर वहां से भागने लगता है। भागते हुए वो सोचता है कि आखिर उसे पता कैसे चला, पर अगले ही पल में वो कुछ धागों में बितकर गिर जाता है और हम देखते हैं कि डेंजो उसी के पीछे आ रहा था। डेंजो कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि दाल में कुछ तो काला है, आखिर तुम अचानक ही बीमार कैसे पड़ गए। बिबिनोके कहता है, मुझे माफ कर दो, हम दोस्त थे, तुम्हें याद है ना। और अगले ही पल में डेंजो अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता और अगर तुम कभी भी मेरे दोस्तों के पास भी आए तब तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। ये कहकर डेंजो वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि डेंजो को जिस लड़की ने सारी जानकारी दी थी वो वंदना है और वो छुपकर सब कुछ देख रही थी। वो देखती है कि कुछ लोग आकर बिबिनोको को यहाँ से ले जाते हैं। वो कहती है कि अरे ये तो उस फैंडम के लोग थे जो द थर्ड रैंकिंग रॉयल कोर्ट मेज मिमिको के अंडर आते हैं। तभी वंदना के पास एक कौवा चिट्ठी लेकर आता है। ये चिट्ठी मार्लेफिस की थी। दोस्तों, फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और हमें ये जानने को भी मिलता है कि वंदना का कोई मास्टर है जिसके कहने पर वो ये सब कुछ कर रही थी और अब वो जाने वाली है कर्ट के होम टाउन में। दूसरी ओर एक जगह पर हम मार्लेफिस को देखते हैं जो भारी भारी सांसें ले रही थी। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कर्ट पूरा का पूरा एटेलियर बनाकर तैयार कर चुका है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कुछ फलों के भी पेड़ लगे हैं जिन पर फल भी लगे थे। तभी बहुत ज्यादा खुश होते हुए लीसे कहती है कि ये मेरा और सर कर्ट का लव नेस्ट है। तभी कर्ट इनके पास आता है। वो कहता है, माफ करना, मैं तुम लोगों का अच्छे से स्वागत नहीं कर सका। यूलिशिया कहती है, कोई बात नहीं, चलो अब अंदर चलते हैं। अब इन सबको अंदर लाकर कर्ट ने सबसे पहले एंट्रेंस दिखाता है और इसके बाद इस मेंशन की वाटर पाइपलाइन दिखाता है। यूलिशिया पूछती है कि उसने ये वाटर टैंक कैसे बनाए। कर्ट बताता है कि उसने सैफायर का यूज करके मैजिक क्रिस्टल क्रिएट किया और ऐसे ही वो ये जो बातें बता रहा था वो मेरे साथ साथ साइना और उसके भाई को समझ नहीं आती। जिसके बाद वो उन सबको उनके कमरे दिखाता है। दोस्तों, कर्ट ने ये बेड्स भी बनाए हैं ग्रिफिन फीदर का इस्तेमाल करके। और इसके बाद कर्ट इन सबको एटेलियर मिस्टर का कमरा दिखाता है और वो यूलिशिया से पूछता भी है कि एटेलियर मिस्टर यहाँ पर कब आएंगे। यूलिशिया कहती है कि वो बहुत बिजी रहती हैं, इसीलिए वो थोड़े दिन बाद आएंगे। वैसे तुम्हारा कमरा कहाँ है कर्ट? कर्ट बताता है कि उसे सिर्फ घर के काम करने हैं, इसीलिए वो किचन के पास एक छोटा सा एरिया है, वहीं सो जाया करेगा। जिस पर ये सभी कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे और वो सभी कर्ट से एटेलियर मिस्टर का कमरा इस्तेमाल करने को कहते हैं क्योंकि एटेलियर मिस्टर तो यहाँ कुछ दिन बाद आएंगे ना, तब तक तो कर्ट यहाँ रह ही सकता है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी कर्ट को इन सब की बात माननी पड़ती है और वो एज अ केयरटेकर इस कमरे में सो जाया करेगा, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक एटेलियर मिस्टर यहाँ आते नहीं। जिसके बाद यूलिशिया पूछती है, वैसे कर्ट, क्या तुमने इस मेंशन के चारों ओर एक ऐसा बैरियर बना लिया है जो कर्सेस से बचाए रखे? कर्ट बताता है कि उसके लिए ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है और ये जानने के बाद अब यूलिशिया को इस मेंशन के चारों ओर मिमिको द्वारा दिए गए वो टेलिस्मान लगाने पड़ते हैं जो कर्सेस से इन्हें बचाए रखें। और जब वो एक टेलिस्मान लीसे के कमरे के बाहर लगा रही थी तभी लीसे बाहर आकर कहती है, तो सर कर्ट, आप यहाँ आ ही गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। यूलिशिया पूछती है, आप इतनी रात में कर्ट का इंतजार क्यों कर रही थी? हाँ, लीसे कहती है, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है? यूलिशिया पैनिक होते हुए कहती है कि आप ये कैसी बात कर रही हैं? आखिर मुझे जलन क्यों होने लगी? और इसके अलावा कर्ट ऐसी चीजें जरा भी नहीं समझता, इसलिए उसके साथ आप जरा सही से रहिए।
अब अगले दिन हम कर्ट को खाना बनाते हुए देखते हैं, पर तभी एक क्यूट सा एप्रन पहनकर वहाँ लीसे आ जाती है। यूलिशिया कहती है कि तुमने ये क्या पहना हुआ है। कर्ट कहता है मुझे भी ये थोड़ा अजीब लगा, पर मिस लीसे ने बताया कि उनके घर में ये सब पहनना आम बात है। तभी लीसे बताती है कि उसने पीछे कपड़े पहने हुए हैं, पर इसी दौरान यहाँ साइना आ जाती है। वो कहती है उसे भूख लगी है। कर्ट कहता है हाँ, बस खाना बनकर तैयार हो ही गया है। जिसके बाद कर्ट इन सबसे पूछता है तुम लोग चाय पियोगे या कॉफी। लगता है कि कर्ट के पास पतंजलि दंत कांति भी होगा। और यही देख यूलिशिया मन में कहती है ये कितना वाइफ मटेरियल है, मैं इसे अभी अपनी पत्नी बनाना चाहती हूँ। और इसके बाद खाना खाते हुए सभी को कर्ट के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगता है। पर दोस्तों तभी यूलिशिया देखती है कि यहाँ कर्ट नहीं होता। लीसे बताती है कि कर्ट मेंशन के आसपास पड़े कचरे की साफ सफाई कर रहा है। ये बात सुन यूलिशिया परेशान होकर कर्ट के पास जाने लगती है। वो आकर देखती है कि कर्ट दरवाजों पर लगे इन टेलिस्मानों को साफ कर रहा है और वो इन्हें साफ भी कर लेता है। जो देख यूलिशिया हैरान हो जाती है, क्योंकि मिमिको ने उसे बताया था कि एक बार लगने के बाद इन टेलिस्मानों को कोई नहीं हटा सकता। और इसी वजह से यूलिशिया घुटनों पर बैठ जाती है। कर्ट पूछता है कि आखिर ये निशान बनाए किसने होंगे। यूलिशिया कहती है कि ये काम जरूर से स्क्रॉलर्स का होगा। ये छोटे से ब्रश का इस्तेमाल करके ये छोटा सा प्राणी अजीब सी चित्रकारी करता है। और कर्ट यूलिशिया की बात पर यकीन भी कर लेता है। पर दोस्तों अब यूलिशिया के पास और टेलिस्मान नहीं होते जो कर्सिस से लीसे की हिफाजत कर सके। और मिमिको के पास से टेलिस्मान लाने में कुछ दिन लग जाएंगे। तब तक क्या मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगी? और इसी सवाल के साथ ये पार्ट एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शख्स मार्लेफिस से कहता है तुम्हारा बहिष्कार किया जाता है मार्लेफिस, क्योंकि तुम्हारी वो पार्टी द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग, उसके बारे में चारों ओर बुरी बुरी बातें हो रही हैं और उस पार्टी का लीडर एक वांटेड मैन बन चुका है। मार्लेफिस कहती है पर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। पर ये बाइशॉप कहता है तुम्हारे ऐसा कहने से लोगों द्वारा की जा रही बातें नहीं बदलने वाली और इसी वजह से हमारी पोलन चर्च की रेपुटेशन खराब हो रही है। वहीं हमें ये भी जानने को मिलता है कि चर्च के लिए ही मार्लेफिस ने द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पार्टी को ज्वाइन किया था। इसीलिए बाइशॉप कहता है मैं जानता हूँ कि तुम दिल की बहुत साफ हो, इसीलिए अगर तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो तब तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, साथ ही तुम्हें एक प्रीस्ट बना दिया जाएगा। ये शराब हमारे पोलन एम्पायर के जानी दुश्मन गुरु माको एम्पायर से आई है और ये स्वाद में बहुत अच्छी है, लो इसे पी कर देखो। और अब मार्लेफिस उस शराब को पीती है, लेकिन मार्लेफिस की शराब पीते ही ये बाइशॉप हंसता है और कहता है हमारा वो साधारण सा काम जो तुम्हें करना है वो है थर्ड प्रिंसेस लीज़लॉट को मारने में हमारी मदद करना। और उसके ये कहते ही मार्लेफिस के पेट में एक कर्ज अपीयर हो जाता है। बाइशॉप ने जो शराब मार्लेफिस को पीने को दी वो एक कर्ज से पॉइजन थी और अब इस कर्ज की वजह से मार्लेफिस कुछ भी खा नहीं पाएगी, वो सिर्फ पानी पी सकती है और उसे इसी तरह 1 महीना गुजारना होगा, तभी वो इस बाइशॉप के टेस्ट में पास हो पाएगी। लेकिन अगर वो फेल हो गई तो 1 महीने बाद वो भूख से मर जाएगी। जिसके बाद हम मार्लेफिस को एक मैजिक सर्कल के अंदर देखते हैं और यहाँ इसके सामने हमें एक बहुत ही खतरनाक डीमन देखने को मिलती है। दूसरी ओर हम इन्हें देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हमें यहाँ जानने को मिलता है कि कर्ट के हाथ का बना खाना खाकर इन सभी को एक नई ऊर्जा मिलती है। साथ ही हमें पता चलता है कि यहाँ मिमिको भी आ चुकी है। साथ ही मिस ओफेलिया ने इस एटेलियर के चारों ओर ऐसे जाल बिछाए हुए हैं जिनसे इन्हें पल भर में पता चल जाएगा कि इनके आसपास कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है। और यहाँ पर मिस यूलिशिया कर्ट के खाने का भरपूर आनंद ले रही हैं। कर्ट ने इनके लिए केक बनाया था, वो भी एक नई रेसिपी के साथ। सो लीसे कहती है सच में सर कर्ट आप कितना अच्छा खाना बना लेते हैं। सो कर्ट कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया, वैसे अब तुम पर कभी भी कोई कर्ज काम नहीं करेगा। यूलिशिया पूछती है पर तुमने तो कहा था कि तुम अब तक एक ऐसा बैरियर नहीं बना पाए हो जो कर्ज से हमें प्रोटेक्ट कर पाए। कर्ट कहता है ये बात तो सच है, लेकिन तभी सीन बदलता है और यहाँ एक शख्स कहता है अब काम में कोई गलती नहीं होगी, मैं उस थर्ड प्रिंसेस को मारने के लिए अपने अल्टीमेट कर्ज का यूज करूंगा। और इस शख्स के ऐसा करते ही ओफेलिया को यह आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। पर दोस्तों हमें जानने को मिलता है कि कर्ट ने इस मेंशन के चारों ओर एक ऐसा बैरियर बना दिया है जो कर्सेस को रिफ्लेक्ट कर देता है और इसीलिए इस शख्स का कर्ज उल्टा लौटकर इसी पर आ लगता है। पर इससे इसकी मौत नहीं होगी, बस इनका शरीर चमकने लगेगा,
क्योंकि कर्ट नहीं चाहता कि कोई भी पर्सन उसकी वजह से मारा जाए। ये बात सुनी यूलिशिया अब ये बात बाकियों को बताने के लिए चली जाती है और जिसके बाद कर्ट लीसे से कहता है कि हमें एक साथ शॉपिंग पर चलना चाहिए, क्योंकि इस एटेलियर में आने के बाद वो अब तक यहाँ से बाहर नहीं निकली है। पर लीसे उसे मना कर देती है। दूसरी ओर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम दो आदमियों को देखते हैं और इनके सामने काफी धुंध लगी हुई थी और ये एक संकेत है कि मॉन्स्टर्स का झुंड इन पर हमला करने वाला है। और दोस्तों तुम्हें ये बंदा तो याद ही होगा, अरे ये वही है जिसने कर्ट से दीवारों पर सीमेंट करने का काम करवाया था और ये एक जनरल है और इसका नाम एल्फ्रेड है और ये दूसरा बंदा है जेनरिक। और दोस्तों हमें पता चलता है कि जनरल एल्फ्रेड ने दुश्मनों से टाउन की हिफाजत करने के लिए अपनी आइडेंटिटी बदलकर इस दीवार का रखरखाव करवाया। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसने लीसे पर कर्ज से हमला करने की कोशिश की थी। इन तीनों को वो शख्स मिल चुका है पर इसकी मौत हो चुकी है। शायद इसके ही साथियों ने इसे मार दिया है। पर यहाँ मिस ओफेलिया कर्ट के द्वारा बनाए गए उस बैरियर की तारीफ करते हुए कहती हैं कि वो बैरियर तो कमाल का है, अगर कर्ट हमारा सही से साथ दे तब हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर यूलिशिया कहती है कि अगर आपने उसे सब कुछ सच बता दिया तब वो और भी ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। सो मिमी को कहती है मिस ओफेलिया आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मैटर को सही से संभाल लूंगी, बस आप प्रिंसेस लीज़लॉट को एटेलियर से बाहर मत निकलने देना। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि इनके टाउन पर हमला हो जाता है। इनके टाउन पर हमला करने के लिए बहुत सारे स्केलेटन्स आ रहे हैं। इनकी तादाद सच में बहुत ज्यादा होती है। यही देख जनरल एल्फ्रेड अपने सभी सैनिकों को पोजीशंस लेने को कहते हैं। साथ ही वो जेनरिक से कहते हैं कि वो टाउन के अंदर जाकर खतरे में पड़े लोगों की मदद करे। दूसरी ओर टाउन में स्केलेटन्स के हमला कर देने की खबर मिमिको को मिलती है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो सभी स्केलेटन्स वेस्टर्न वॉल से झुकते ही गायब हो रहे थे। ये बात जान यूलिशिया को याद आता है कि क्रिश ने कर्ट को वेस्टर्न वॉल रिपेयर करने का काम दिया था। जेनरिक को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सभी स्केलेटन्स गायब कैसे हो रहे हैं, लेकिन जनरल एल्फ्रेड के दिमाग में कर्ट का जिक्र आ चुका था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्लेफिस के पास वही खतरनाक डीमन होती है और इसी ने उन सभी स्केलेटन्स को भेजा था। और भले ही इसकी पहली सेना की टुकड़ी हार गई हो, पर इसके पास अभी भी 2 और सेना की टुकड़ियां हैं। पर उन्हें सम्मन करने के लिए ये मार्लेफिस के मैजिक का यूज करेगी। लेकिन यहाँ मार्लेफिस को भी एक बात समझ नहीं आती कि चर्च के एक बाइशॉप ने आखिर एक हाई लेवल डीमन के साथ एक पैक्ट क्यों बनाया, सिर्फ प्रिंसेस को मारने के लिए। पर दोस्तों मार्लेफिस के पास इतनी मैजिकल एनर्जी नहीं होती, इसीलिए अब वो डीमन मार्लेफिस की आत्मा का इस्तेमाल करने का फैसला करती है उसकी पूरी सेना को सम्मन करने के लिए। अब अगले दिन कर्ट को भी ये बात पता चलती है कि इस शहर को चारों ओर से मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है और इतने सारे मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए इनके पास इतनी सेना भी नहीं है। वहीं इन्हें इस बात की खबर मिल चुकी है कि लेपिटा र्यून्स से मॉन्स्टर्स इनके शहर की ओर आ रहे हैं और उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए नाइट्स एक प्लान बना रहे हैं। पर लीसे को ये बात बहुत हैरानी भरी लगती है कि दीवार के संपर्क में आते ही आखिर वो मॉन्स्टर्स गायब कैसे हो रहे हैं। सो कर्ट बताता है कि उसके गांव में ये बहुत ही कॉमन बात है कि कोई भी बुरी ताकत जब उनके माना मैजिक से बनी दीवार के संपर्क में आती है तब वो प्योरीफाई हो जाती है। ये सुन यूलिशिया मन में कहती है नहीं कर्ट, ये बिल्कुल भी आम बात नहीं है। पर तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है तुम दोनों यहीं रहना, मैं बेस्ट की ओर जाकर वहाँ मौजूद खंडर को साफ करने जा रही हूँ। साफ सफाई की बात सुन कर्ट भी उसके साथ आने की गुजारिश करता है, पर यूलिशिया कहती है कि नहीं, क्योंकि बाहर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है और इसके अलावा तुम्हें लीसे के साथ ही रहना चाहिए। कर्ट को याद आता है कि अरे हाँ, लीसे की जान खतरे में है, इसीलिए वो कहता है लीसे मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये बात सुन लीसे बहुत खुश हो जाती है। अब इसके बाद यूलिशिया स्टोर रूम में आती है कर्ट द्वारा बनाए गए मैजिक स्टोन्स लेने के लिए। और इसके बाद यूलिशिया मिमिको और मिस ओफेलिया के साथ जनरल एल्फ्रेड के पास आती है और इसके बाद वो इनका इंट्रोडक्शन देती है। ये है मिस मिमिको, 3rd रैंकिंग रॉयल कोर्ट मेज, और ये है मिस ओफेलिया, एक एटेलियर मीस्टर। और इसके बाद यूलिशिया जनरल एल्फ्रेड को बताती है कि 3rd प्रिंसेस लीज़लॉट भी इसी शहर में है। ये सुन एल्फ्रेड कहता है तब तो मुझे कुछ सैनिकों को प्रिंसेस की हिफाजत के लिए भेजना होगा। पर मिमिको कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे कुछ लोग प्रिंसेस की हिफाजत कर रहे हैं। जिसके बाद यूलिशिया कहती है कि उसके पास एक प्लान है, पर वो चाहती है कि जनरल और उनके सैनिक मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाएं और उतनी ही देर में वो वेस्ट में मौजूद र्यून्स में जाकर उस सोर्स को ही खत्म कर देगी जहाँ से ये मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। पर एल्फ्रेड कहता है तुम अकेले ये नहीं कर पाओगी। ये सुन मिस ओफेलिया एल्फ्रेड को ये मैजिक स्टोन दिखाती है, पर एल्फ्रेड को ये बस एक मामूली सा ही मैजिक स्टोन लगता है। पर फिर भी वो इनकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार है, बस एक शर्त के साथ कि वो भी यूलिशिया के साथ
ड्यून्स में जाएगा। मेरे वाइस जनरल जेनरिक यहाँ पूरी सेना को संभालेंगे। पर जेनरिक कहता है सिर्फ आप दोनों का वहाँ अकेले जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। पर एल्फ्रेड कहता है अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये और भी ज्यादा खतरनाक होगा। इस शहर के सारे लोग मारे जा सकते हैं। साथ ही मिस मिमिको, मिस ओफेलिया, मैं चाहूंगा कि आप भी हमारी मदद करें। जिसके लिए वो मान जाती हैं। और फिर एल्फ्रेड अपने सभी सोल्जर्स को आदेश दे देता है। सभी यहाँ से चले जाते हैं। पर जेनरिक उसे अब भी एल्फ्रेड के अकेले जाने पर ऐतराज था। पर क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद वो 2 जाम भरता है और 1 जाम एल्फ्रेड को देता है। दोस्तों इन दोनों कप्स में सिर्फ पानी है, लेकिन फिर भी ये आखिरी बार चीयर्स कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि फिर से इनकी मुलाकात होगी या नहीं। पर अगले ही पल में जेनरिक गुस्से में कहता है ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी, हम दोनों सरवाइव करेंगे और अपने घर जाएंगे। एल्फ्रेड कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। दूसरी ओर हम कर्ट को देखते हैं जो अपना काम कर रहा था, पर यह काम करने में उसका जरा भी मन नहीं लग रहा था। दोस्तों यहाँ पर कर्ट डेंजो की तलवार का एक छोटा वर्जन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो याद करता है कि किस तरह उसे उसकी पार्टी से निकाल दिया गया। फिर वो कुछ नए लोगों से मिला जिन्होंने उसे बहुत जल्दी अपना दोस्त बना लिया। दूसरी ओर यूलिशिया और एल्फ्रेड के सामने बहुत सारे स्केलेटन्स थे। यूलिशिया एक मैजिक स्टोन निकाल कर कहती है मैं जैसे ही इसे फेंकूंगी सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेना। यूलिशिया ये मैजिक स्टोन फेंकती है और इससे बहुत ज्यादा रोशनी क्रिएट होती है। और दोस्तों उस एक मैजिक स्टोन के प्रभाव से वहाँ मौजूद हजारों स्केलेटन्स गायब हो चुके थे, जो देख एल्फ्रेड भी हैरान हो गया था। अरे इसकी ताकत देख मिमिको और ओफेलिया भी थोड़े अचंभित हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनरिक और उसके सैनिक मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाने के लिए पहले आगे बढ़ जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर यूलिशिया और एल्फ्रेड वेस्ट की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर कर्ट अपनी छोटी सी तलवार बनाकर तैयार कर ही चुका है, पर उसे लगता है कि ये शॉर्ट ब्लेड अच्छी नहीं बनी है, ये शायद से डी रैंक की होगी। वहीं कर्ट खुद को एक बी रैंक का ब्लैकस्मिथ समझता है। तभी ली उसे खाने के लिए बुलाने आती है, पर वो देखती है कि कर्ट ने एक छोटी तलवार बनाई है। ली उसे बड़ी गौर से देखने लगती है। कर्ट कहता है अगर तुम्हें ये इतनी पसंद आ रही है तो तुम इसे रख सकती हो, पर हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि इस तलवार में एक सीक्रेट स्पेल है, इसीलिए सावधान रहना। वहीं ये तलवार पाकर ली तो काफी खुश होती है, पर कर्ट को लगता है कि ली ना चाहते हुए भी उसके सामने मुस्कुराने का नाटक कर रही है, क्योंकि ये तलवार बस डी रैंक की है। लेकिन इसके बाद कर्ट हिम्मत करके ली से पूछ लेता है क्या कोई तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वो कहती है तो तुम्हें ये बात पता चल गई, यहाँ पर जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो मेरी वजह से हो रही हैं। पर कर्ट कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर वो कहती है कि नहीं इस वक्त भी यूलिशिया और बाकी सब मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। कर्ट कहता है पर यूलिशिया तो वेस्ट की ओर गई है, क्या वहाँ पर वो शख्स है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है। जिसके बाद कर्ट को अपनी पार्टी के साथ गुजरा हुआ एक इंसिडेंट याद आता है, जहाँ गोलनोवा कुछ लिख रहा था, पर कर्ट उसे रोक रहा था क्योंकि ये एक खंडर है। पर जब वो उसकी बात नहीं मानता तो मार्लेफिस गोलनोवा को शॉक दे देती है। और यहाँ कर्ट भी ये बात समझ चुका है कि यूलिशिया उस शख्स को हराने गई है जो लीसे की जान के पीछे पड़ा हुआ है। पर यहाँ उसे इस बात से बहुत दुख होता है कि वो लीसे को बचाने की ताकत नहीं रखता, लीसे जो उसके लिए कितनी खास है। और ये बात सुन लीसे का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। पर कर्ट आगे कहता है कि यूलिशिया और बाकी सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ भी हो, लेकिन मैं बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लीसे कहती है कि वो भी उसकी जान के पीछे पड़े हुए शख्स को खुद पकड़ना चाहती है, पर उसमें इतनी काबिलियत नहीं है। कर्ट समझ जाता है कि उन दोनों में से कोई भी यहाँ बैठकर इंतजार नहीं करना चाहता, इसीलिए वो कहता है कि चलो लीसे हम दोनों एक साथ चलते हैं। और भले ही इस शहर को चारों ओर से मॉन्स्टर्स ने घेर रखा हो, पर हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे यूलिशिया तक पहुँचने का। दूसरी ओर यूलिशिया और एल्फ्रेड मॉन्स्टर्स से घिर चुके थे और यहाँ यूलिशिया को एक आभास होता है। उसे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लीसे जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, पर तभी वो कर्ट द्वारा बनाए गए इस खंजर को देखते हुए सोचती है कि आखिर ये किस तरह का स्पेल कास्ट करता होगा। जिसके बाद वो वही करती है जो कर्ट ने कहा था, इस खंजर का स्पेल एक्टिवेट करने के लिए, पर इससे कुछ नहीं होता। पर अगले ही पल में वो अपने पीछे कुछ देखकर काफी हैरान हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूलिशिया और एल्फ्रेड इन स्केलेटन मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे हैं, और यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं कि अब तक ये लोग उन ड्यून्स तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसके अलावा यूलिशिया ने कुछ मैजिक स्टोन्स जेनरिक को भी दिए थे इन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए, पर उनके वो मैजिक स्टोन्स भी अब खत्म होने वाले होंगे।
और यूलिशिया के पास भी अब ज्यादा मैजिक स्टोन्स नहीं बचे हैं। और तभी अचानक एल्फ्रेड भी थोड़ा जख्मी हो जाता है और इससे पहले कि यूलिशिया एल्फ्रेड की मदद करने जाती, काफी सारे मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़ते हैं। पर यहाँ उसकी मदद करने के लिए कंस आ जाता है, पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ डेंजो और साइना भी आए हुए थे। और साइना इस बात का पता लगा चुकी है कि ये सभी मॉन्स्टर्स इनके सामने मौजूद खंडर से आ रहे हैं। जिसके बाद यूलिशिया फिर से एक मैजिक क्रिस्टल का यूज करती है और इसके बाद ये लोग उस खंडर के और करीब आ जाते हैं। जिसके बाद यूलिशिया एल्फ्रेड को एक हीलिंग पोशन देती है जिससे उसके सभी घाव ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर से इनकी ओर अब बहुत सारे मॉन्स्टर्स आना शुरू कर देते हैं। सो इस बार इन मॉन्स्टर्स का सामना करने पहले कंस और डेंजो जाते हैं, जो देख एल्फ्रेड कहता है ये लोग काफी ज्यादा रिलायबल हैं। जिसके बाद यूलिशिया और एल्फ्रेड भी आगे बढ़ जाते हैं। ये दोनों सीधा इस खंडर की गहराई में आते हैं और जब इनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं तब यूलिशिया उन्हें काट देती है। वहीं इस खंडर की गहराई में मार्लेफिस की हालत बहुत खराब हो चुकी है और अगर इसी तरह चलता रहा तब वो मारी जाएगी। वहीं ये डीमन देखती है कि उसके मॉन्स्टर्स ने जेनरिक और उसके लोगों को घेर लिया है, पर जेनरिक एक मैजिक क्रिस्टल का यूज करके उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। जो देखिए डीमन कहती है अरे वाह, ये इंसान इतने काबिल होते हैं। वहीं यूलिशिया और एल्फ्रेड आगे बढ़ते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से ये मॉन्स्टर्स समन हो रहे थे। सो यूलिशिया काफी सारे क्रिस्टल्स यहाँ यूज करके इस समनिंग प्लेस को लॉक कर देती है। इन्हें लगता है कि अब सब सही हो चुका है, पर तभी इनके सामने वो डीमन आ जाता है। ये दोनों कहते हैं ओह, तो उन सभी मॉन्स्टर्स को ये हाई लेवल डीमन बुला रहा था। अगले ही पल में यूलिशिया इस डीमन की ओर जाकर यहाँ एक मैजिक क्रिस्टल का यूज करती है, लेकिन इससे उस डीमन को कुछ नहीं होता। वो डीमन कहती है इस मैजिक क्रिस्टल में तो बहुत ताकत थी, अगर मैं अमर ना होती तो मैं इससे मारी जाती। तभी एल्फ्रेड आगे बढ़ के इस पर हमला करता है, लेकिन पल भर में ही इसका जख्म बढ़ जाता है। जो देख ये दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं हम एक अजीब सी काली धुएं को आते हुए देखते हैं जो इस खंडर की गहराई में मौजूद मार्लेफिस की बॉडी में से निकल रहा था। वहीं यहाँ ये डीमन इन दोनों को दिखाती है कि किस तरह जेनरिक कितना घायल हो चुका है, पर इसके बाद भी वो लड़ना जारी रखता है। पर वहाँ लाखों की तादाद में स्केलेटन मॉन्स्टर्स थे। ये डीमन कहती है तुम इंसानों को मरने से कोई नहीं बचा सकता, और यही कहकर वो और भी मॉन्स्टर्स को सम्मन कर लेती है। इसके अलावा इसके पास कुछ अजीब से डीमंस भी थे, पर अगले ही पल में ये दोनों एक साथ इस पर हमला करके इसकी गर्दन काट देते हैं। पर ये डीमन अपना सिर उठाकर उसे फिर से अपने धड़ से जोड़ लेता है। जो देख यूलिशिया के होश उड़ जाते हैं, पर एल्फ्रेड उसे खुद को संभालने को कहता है क्योंकि इस डीमन को मारकर ही ये सब कुछ सही कर पाएंगे। पर ये डीमन हंसते हुए कहती है अरे ये लड़की तो घबरा गई है। दूसरी ओर मार्लेफिस को लगता है कि अब वो मरने वाली है, पर वो मरने से पहले कर्ट के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाना चाहती थी। पर तभी उसे अपने सामने से कुछ आवाज आती हुई सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये उसका वहम है, पर तभी सरफेस की जमीन तोड़कर अंदर से कर्ट निकलता है और उसके पीछे होती है लीसे। मार्लेफिस को देखते ही कर्ट उसे पहचान लेता है। लीसे पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो? कर्ट बताता है कि हाँ, ये उसकी पुराने पार्टी की एक मेंबर है। पर मार्लेफिस उसे बताती है कि अब उसे सिस्टर के ओहदे से निकाल दिया गया है। जो सुन कर्ट कहता है वहाँ से निकाले जाने के बाद तुम इधर उधर दर बदर भटकने लगी, लेकिन फिर तुम्हें लीसे को मारने का काम मिला, है ना? तो तुम ही वो शख्स हो जो लीसे को मरवाना चाहता है। आखिर मेरी वो पुरानी वाली मार्लेफिस कहाँ गई? और इसके बाद कर्ट पूछता है कि मार्लेफिस यूलिशिया कहाँ है? मार्लेफिस कहती है अच्छा वो लड़की, वो एक फ्लोर ऊपर है। अब कर्ट यूलिशिया की मदद करने जाने वाला था, पर लीसे उसे रोकती है और कहती है कि वो इस मैजिक सर्कल को हटाए, तब तक मैं जाकर यूलिशिया की मदद करती हूँ। कर्ट उसकी बात मान लेता है और इसके बाद वो एक झाड़ू के साथ इस मैजिक सर्कल को साफ करने लगता है। मार्लेफिस मन में कहती है ये बेवकूफ, इसे क्या लगता है इससे ये मैजिक सर्कल साफ हो जाएगा? पर अगले ही पल में उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि कर्ट बड़े ही आराम से इस मैजिक सर्कल को साफ कर रहा था और इसी बात का आभास इस डीमन को हो जाता है। इसीलिए जब यूलिशिया और एल्फ्रेड अगली बार इस पर हमला करने आते हैं तब ये उनके हमले को डॉच कर देता है क्योंकि वो मैजिक सर्कल टूटने की वजह से अब इसकी ताकत कम हो गई है। और जब यूलिशिया इस पर फिर से मैजिक क्रिस्टल से हमला करने वाली थी तब वो डीमन उसके आखिरी मैजिक क्रिस्टल को दूर फेंक देता है और तभी वहाँ लीसे आ जाती है। लीसे को देख यूलिशिया उसे बचाने जाती है, पर उस डीमन की नजर भी लीसे पर पड़ जाती है और अगले ही पल में वो लीसे को खत्म कर देता है। जो देख यूलिशिया के होश उड़ जाते हैं। वहीं वो डीमन जोर जोर से हंसने लगती है
क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया। पर अगले ही पल में लीसे का शरीर तितली बनकर उड़ने लगता है और एक और लीसे यूलिशिया के पीछे आ जाती है। डीमन को समझ आता है कि लीसे ने इल्यूजन मैजिक का यूज किया और ऐसा वो कर पाई है कर्ट द्वारा बने इस खंजर की मदद से। हमें जानने को मिलता है कि जब लीसे ने इस खंजर के स्पेल को एक्टिवेट किया तब उसके सामने एक और लीसे आ गई। यूलिशिया को ये जान हैरानी होती है कि कर्ट ने एक मैजिक स्वॉर्ड बना ली। तभी वो डीमन फिर से हमला करके लीसे को खत्म कर देता है, पर यह भी लीसे का इल्यूजन निकलता है और तभी असली लीसे इस मैजिक स्टोन के पास आकर इसे फोड़ देती है, जिससे वो डीमन यहाँ गायब हो जाता है। और उसी के चिल्लाने की आवाज यहाँ कर्ट को आती है, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। पर दोस्तों वो हायर डीमन हार चुकी है, इसीलिए उसके द्वारा समन किए गए सभी मॉन्स्टर्स भी गायब हो जाते हैं। जो देख मिमी को कहती है, आखिर तुमने ये कर ही दिया यूलिशिया। लेकिन इसके बाद यूलिशिया लीसे पर गुस्सा करने लगती है कि वो एडेलियर छोड़कर यहाँ क्यों आई। लीसे कहती है कि वो भी उसकी मदद करना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। सो यूलिशिया कहती है कि माफी मत मांगो, तुमने हमारी जान बचाई है। एल्फ्रेड भी झुककर लीसे का शुक्रिया अदा करता है, पर लीसे कहती है कि शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मुझे बचाने के लिए तुम सभी अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, इसके लिए मैं आपको जरूर से एक रिवॉर्ड दूंगी। एल्फ्रेड कहता है कि अगर आप हमें रिवॉर्ड देना ही चाहती हैं तो शराब दीजिएगा जिसे मैं अपने आदमियों के साथ पी सकूं। वो हंसते हुए कहती है कि हाँ क्यों नहीं। दूसरी ओर मार्लेफिस को बहुत भूख लगी है, पर दोस्तों इसके ऊपर लगा कर्ज अब तक हटा नहीं है। इसे लगता है कि ये भूख से मर जाएगी, पर तभी कर्ट इसे खाने के लिए राइस बॉल देता है। मार्लेफिस मन में कहती है भले ही इसे खाकर मैं मर जाऊंगी, पर आखिरी बार मुझे कर्ट के हाथ का बना खाना तो खाने को मिलेगा। ये खाना खाकर मार्लेफिस के दिल को सुकून पहुंचता है और अगले ही पल में उसके ऊपर लगा कर्ज खत्म हो जाता है और अब उसे समझ आता है कि ये सब कमाल कर्ट का है। वही अपनी काबिलियत से अब तक इन सब की ताकत बढ़ाता आया है और इन सब को बचाता आया है। और इसी बात का एहसास होते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपनी की गई हर एक बदसलूकी के लिए कर्ट से माफी मांगती है। पर कर्ट कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर यूलिशिया और लीसे भी आ जाती हैं। पर तभी जमीन के अंदर से दो सोल्जर्स निकलते हैं। ये मिमिको के फैंटम हैं, जिनको उसने लीसे की हिफाजत के लिए लगाया है। और ये दोनों मार्लेफिस को गद्दार समझकर उसे पकड़ लेती हैं। वो मन में कहती है कर्ट तुम तो सब जानते हो, मुझे बचाओ। पर कर्ट कहता है मैं जेल में तुम्हारे लिए ब्रेड लेकर आऊंगा, अपने पापों का सही से पश्चाताप करना। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि लीसे कर्ट के साथ अच्छे से बात करने लगती है और इन दोनों को इतने आराम से बात करता हुआ देख यूलिशिया मन में कहती है इन दोनों की वजह से ही आज मैं बच पाई हूँ, ये दोनों कमाल के हैं। और अगले ही पल में ये दोनों कर्ट के करीब आकर कहती हैं चलो अब घर चलते हैं। और इसके बाद ये दोनों कर्ट को इस तरह से पकड़कर उसे ले जाने लगती हैं। कर्ट को यहाँ थोड़ी शर्म आती है, पर वो खुश भी होता है क्योंकि अब उसके पास दोस्त हैं और एक घर जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ रह सकता है। और इसी वजह से कर्ट बहुत खुश होता है। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि एक जश्न हो रहा है, सभी लोग भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहे हैं। पर कर्ट को लगता है कि ये सभी जबरदस्ती खाना खा रहे हैं, उसके हाथ का बना खाना इतना भी अच्छा नहीं है। इसीलिए वो पूछता है कि क्या मैं आप सबके लिए कुछ और खाने को बना दूं? पर एल्फ्रेड कहता है तुम्हारे हाथ का बना खाना इतना अच्छा है कर्ट कि हम सभी का मन ही नहीं भर रहा। और उसकी बात से उसके सभी सैनिक सहमति जताते हैं और ये बात सुन कर्ट को भी अच्छा लगता है। जिसके बाद लीसे कर्ट का इंट्रोडक्शन जनरल एल्फ्रेड से कराती है, जो कि इस सिटी के जनरल हैं। ये कर्ट से पूछते हैं कि तुम्हें ये शहर कैसा लग रहा है कर्ट? कर्ट कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ हर एक चीज बहुत खूबसूरत है। पर तभी जनरल आकर कहता है यहाँ सब कुछ सही से इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं जनरल के साथ हूँ, वरना जनरल को तो गवर्निंग करना ही नहीं आता। ये सुन एल्फ्रेड जनरल के पेट में घुटी मारता है और अगले ही पल में आतिशबाजियां शुरू हो जाती हैं। ये सेलिब्रेशन हो रहा है क्योंकि ये सभी एक बहुत बड़ी जंग जीते हैं। तभी जेनरिक और एल्फ्रेड नोटिस करते हैं कि खाना खाने के बाद इनके जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। सो कर्ट कहता है कि अरे ये तो काफी आम बात है, खाना खाने के बाद सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। ये दोनों एक साथ कहते हैं कि ये कोई साधारण बात नहीं है। अब आखिर में कुछ जंजीरों से बंधी हुई हम एक अजीब से डीमन को देखते हैं। तभी इसके पास ये मोटा सा शख्स आता है, इसका नाम मार्ग्रेव टाइकॉन है। अब अगले सीन में हमें कर्ट का पास दिखाया जाता है, जहाँ कर्ट भागते हुए एक लड़की के पास आता है और पूछता है क्या तुम ही उस ट्रैवलिंग मर्चेंट की बेटी हो? पर ये कुछ नहीं कहती। कर्ट उससे बात करने की और कोशिश करता है,
पर वो उसे जरा भी भाव नहीं देती, जिस वजह से बेचारा कर्ट दुखी हो उठता है। पर तभी ये लड़की कहती है, मेरे पिता ने मुझे गांव के चिरकुट लोगों से बात करने के लिए मना किया है, वरना मैं भी उनकी तरह चिरकुट हो जाऊंगी। वैसे यहाँ मैं बस खुद से बात कर रही हूँ। कर्ट कहता है, मेरा नाम कर्ट है, और तुम्हारा? वैसे मैं भी यहाँ खुद से बात कर रहा हूँ। वो लड़की अपना नाम हिल्डेगार्ड बताती है, और ऐसे ही इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों एक गोलेम पर बैठकर जंगल में आते हैं। यहाँ हिल्डेगार्ड को बहुत अच्छी बेरीज दिखाई देती हैं, इसलिए वो उन्हें खा लेती है। पर अगले ही पल में वो वहीं गिर पड़ती है। कर्ट देखता है कि अरे ये तो जहरीली बेरीज हैं। इसलिए कर्ट एक फूल को तोड़कर उसकी औषधि बनाता है। पर क्योंकि हिल्डेगार्ड बेहोश हो चुकी थी, इसलिए वो खुद उस औषधि को अपने मुंह में रखकर माउथ टू माउथ हिल्डेगार्ड को वो औषधि पिलाता है। जिसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कर्ट यही ख्वाब देखते हुए जाग जाता है, और हमें जानने को मिलता है कि ये लोग किसी काम से एक गांव जा रहे हैं। जिसके बाद एक बुढ़ा यूलिशिया को बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनकी फसल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इनके गांव में पानी की समस्या है, और जो नदी है वो इनके पास के गांव से होकर बह रही है। इन्होंने उन लोगों से बात की कि हमारे साथ थोड़ा पानी शेयर कर लीजिए, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। इसीलिए हमारी मदद के लिए हमने आपको बुलाया। आप तो काफी पावरफुल लोग हैं ना, प्लीज हमारी मदद कीजिए। जिसके बाद यूलिशिया उस घर तक आती है जहाँ ये सभी रुके हुए हैं, पर डेंजो उसे बताता है कि बाकी सब घाटी की ओर गए हैं एक बूढ़े आदमी की मदद के लिए। जिसके बाद जो यूलिशिया होती है वो इनके पड़ोसी गांव से बातचीत करने के लिए निकल जाती है। पर पास के गांव में भी पानी की समस्या थी, क्योंकि काफी वक्त से बारिश नहीं हुई है। इसी वजह से बेचारी गांव की मुखियान रो रही थी। पर तभी दो आदमी उसे आकर बताते हैं कि पहाड़ी पर। सो अब यूलिशिया सीधा पहाड़ी की ओर आती है, और यहाँ वो देखती है कि यहाँ पर तो एक झील है, और इसीलिए वो कंस और साइना से पूछती है कि इस गांव के लोग तो बता रहे हैं कि इनके पास पानी नहीं है, तो फिर ये झील? लेकिन तभी कर्ट वहाँ आता है। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि उस बूढ़े आदमी की मदद करने के बाद कर्ट ने यहाँ पर एक झील बना दी। तभी दोनों गांव के मुखिया वहाँ आकर अपने घुटनों पर झुककर इनका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। कर्ट को लगता है कि वो यूलिशिया को शुक्रिया कह रहे हैं। यूलिशिया ने अपना काम इतनी जल्दी कर लिया। काम पूरा होने के बाद अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। वैसे उन गाँव वालों ने तोहफे के रूप में इन्हें कुछ अंडे दिए हैं। कर्ट कहता है कि वो इनसे खाने के लिए कुछ बनाएगा, पर दोस्तों लीसे इस वक्त इनके साथ नहीं है, क्योंकि वो उस डीमन हमले की रिपोर्ट ताइकाउन के लॉर्ड को देने के लिए गई है। जिसके बाद हम लीसे को देखते हैं, उसके साथ एल्फ्रेड भी होता है। तभी ये लॉर्ड कहता है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो खुद प्रिंसेस मुझसे मिलने के लिए आई। पर वो कहती है कि मैं यहाँ एज अ प्रिंसेस नहीं बल्कि एटेलियर मिस्टर की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई हूँ। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके रॉयल फैमिली और गुरुमाकू एम्पायर से काफी अच्छे कनेक्शंस हैं, और ये लीसे को अपनी ओर शामिल करना चाहता है ताकि इससे इसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाए। जिसके बाद वो लीसे से पूछता है, वैसे मैंने सुना है कि आपने डीमंस को हराने के लिए कुछ बहुत ही खास मैजिक क्रिस्टल्स का यूज किया है। दोस्तों, लीसे यहाँ जानती है कि ये मार्ग्रेव बहुत ही चालाक है, इसीलिए वो कहती है कि अरे ये तो बस अफवाहें हैं। जिसके बाद मार्ग्रेव कहता है, वैसे प्रिंसेस आप जिस गांव में इस वक्त रह रही हैं उसका कोई नाम नहीं है ना? प्रिंसेस कहती है, हाँ, क्योंकि अब तक हमारे गांव ने कोई भी बड़ी विक्ट्री अचीव नहीं की है। ये सुन मार्ग्रेव कहता है कि मेरे डोमेन में एक गांव है जिसे द लैंड ऑफ डीमंस भी कहते हैं, और मैं वहां से डीमंस को भगाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं आपके एटेलियर मिस्टर को अपॉइंट करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ मार्ग्रेव अपनी चाल चल चुका है। वो इस एटेलियर मिस्टर को दुनिया के सामने लाना चाहता है। यही जानकर लीसे कहती है, मैं अकेले ये फैसला नहीं कर सकती कि हम ये मिशन ले पाएंगे या नहीं। पर मार्ग्रेव कहता है, पर आप तो यहाँ एटेलियर मिस्टर की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई हैं, आपके पास तो फुल अथॉरिटी है। और यही सुन लीसे अब मन में कहती है, अगर मुझे पता होता कि ये मार्ग्रेव कुछ ऐसा करेगा तब मैं इस बारे में पहले ही मिस्टर एल्फ्रेड से बात कर लेती। और तभी एल्फ्रेड कहता है कि मेरे सभी नाइट्स भी उस एटेलियर मिस्टर के साथ मिलकर लड़ना चाहेंगे। और अब जैसे ही लीसे कुछ कहने की कोशिश करती है, मार्ग्रेव कहता है, प्रिंसेस आपकी बातों से लगता है कि आपका ये एटेलियर मिस्टर मेरे इस मिशन के लायक नहीं है। और ये सुन लीसे नाराज हो जाती है, और इसके बाद चिल्ला चिल्ला कर अपने कर्ट की तारीफ करने लगती है। और यही तो मार्ग्रेव चाहता था, उसने लीसे को फंसा दिया। जिसके बाद वो इस बात की खबर यूलिशिया को देती है। सो यूलिशिया कहती है कि अब इन्हें कोई ऐसा पर्सन ढूंढना होगा
जो इटालियन मिस्टर बनने का नाटक कर सके। लीसे कहती है, मेरी नजरों में तो ऐसा कोई नहीं है जो सर कर्ट के जितना काबिल होने का नाटक भी कर सके। वैसे इस वक्त सर कर्ट है कहाँ? यूलिशिया बताती है कि इस वक्त तुम्हारा ऑलमाइटी कर्ट बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। लीसे पैनिक होकर कहती है, सर कर्ट के पास बच्चे कहाँ से आ गए? सो यूलिशिया कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही है। जो अंडे इन्हें गांव से मिले थे उनमें से एक अंडा अब बस फूटने ही वाला है, इसलिए कर्ट अब उस अंडे का अच्छे से ख्याल रख रहा है। ना जाने अब उस अंडे से कौन सी चिड़िया निकलेगी। पर तभी कर्ट इन दोनों को आवाज लगाता है क्योंकि अंडा फूट चुका है। वहीं हम मिमिको को देखते हैं जिसका मुंडा खराब हो गया था क्योंकि उसे एक के बाद एक बस बुरी रिपोर्ट्स ही मिल रही हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्हें पोलैंड के चर्च में बाइशॉप ट्रिस्टन, जिसने मार्लेफिस पर कर्ज लगाया था, वो मरा हुआ मिला। साथ ही वहाँ एक और शख्स की लाश मिली और शायद इसी की आत्मा का इस्तेमाल करके ट्रिस्टन ने उस हाई लेवल डीमन को सम्मन किया होगा। और इस वक्त मिमिको ने मार्लेफिस को अपनी कैद में रखा हुआ है। साथ ही एक और रिपोर्ट ये है कि कर्ट फ्रंटियर टाउन की विक्ट्री के लिए जाने वाला है। बेचारी मिमिको परेशान हो चुकी है। दूसरी ओर जो अंडा फूटा था उसमें से चिड़िया नहीं, एक लड़की बाहर निकली है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। एक अंडे में से एक लड़की कहां से बाहर निकल सकती है? और यहाँ ये बच्ची कर्ट को पापा बुला रही है, जो सुन सबके होश उड़ जाते हैं। और यूलिशिया कहती है कि कर्ट इंसानी बच्चे अंडों से पैदा नहीं होते, शायद से ये बच्ची किसी टाइप की मॉन्स्टर है। जो सुन कर्ट कहता है, तो तुम्हारा मतलब कि ये बच्ची एक मॉन्स्टर है और ये हम सब के लिए खतरा बन सकती है। यूलिशिया कहती है, हाँ, इसीलिए हमें इसे मारना होगा। और जैसे ही यूलिशिया उस बच्ची को ले जाने वाली थी, कर्ट उसे रोक देता है। वो उसे समझाता है कि वो उस बच्ची की पूरी जिम्मेदारी लेगा। यूलिशिया खुद को मन ही मन बहुत समझाती है कि वो कर्ट की बातों में न आए, पर तभी ये बच्ची उसे मम्मी कहकर बुलाती है। यानी कि कर्ट हुआ इसका पापा और ये हुई उसकी माँ, यानी कर्ट और यूलिशिया हस्बैंड वाइफ हो गए। यूलिशिया यही सब सोच रही थी, पर इस बात से लीसे को जलन होने लगती है। वो उस बच्ची को यूलिशिया से ले लेती है, पर ये बच्ची उसे भी मम्मी कहकर बुलाती है। ये सुनते ही लीसे के हाथों से वो बच्ची छूट जाती है, पर उसे साइना पकड़ लेती है। जिसके बाद वो बच्ची साइना को दीदी कहकर बुलाती है। जिसके बाद ये लड़कियां उस बच्ची की ओर खिंची जाने लगती हैं। सो तभी कंस कहता है कि इस बच्ची का ख्याल हम रखेंगे। सभी लोग यही कहते हैं कि अगर हम इसका सही से ख्याल रखेंगे तब ये एक बुरी मॉन्स्टर नहीं बनेगी। जिसके बाद वो बच्ची फिर से कर्ट के पास आ जाती है। और अब यूलिशिया भी इस बच्ची की क्यूटनेस के सामने अब कुछ नहीं कह पाती। जिसके बाद लीसे कहती है, अब हमें इस बच्ची का एक नाम रखना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग इसका नाम सोचने लगते हैं। लीसे कहती है, क्योंकि कर्ट इसका पापा है और मैं इसकी माँ हूँ, तो हमें इसका नाम कुरूरी रखना चाहिए। सो कंस कहता है कि वो तो यूलिशिया को भी अपनी माँ बुला रही है। सो यूलिशिया यहाँ यूकुरी नाम सजेस्ट करती है, जो कि इन तीनों के नाम से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ लीसे और यूलिशिया के बीच नाम को लेकर बहस होने लगती है। पर तभी वो बच्ची जाग जाती है और इस बच्ची को देख ये दोनों इसके पास आती हैं और दोनों ही एक दूसरे का नाम इस बच्ची को देने के लिए तैयार हो जाती हैं। कर्ट मन में कहता है कि इस बच्ची में कोई तो खास बात है। और इसके बाद कर्ट यहाँ एक नाम सजेस्ट करता है, आकुरी। दोस्तों, इस नाम के अलग अलग भाषा में अलग अलग मतलब हैं और इसका एक मतलब ये भी कहता है कि तीन किनारों का आपस में मिलना। जिसके बाद ये दोनों इस बच्ची को आकुरी नाम से बुलाती हैं और इस बच्ची को ये नाम काफी पसंद आता है। और यहाँ सभी लोग अब हंसने लगते हैं। अब रात में जब ये बच्ची यूलिशिया के पास सो रही थी, तभी यहाँ मिमिको की एक फैंटम आती है। यूलिशिया इसे आकुरी का एक बाल और थोड़ा सलाइवा दे देती है जांच के लिए, ताकि वो ये जान सके कि ये लड़की असल में है कौन। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कर्ट आकुरी के लिए एक मिनी हाउस बना चुका है, लेकिन ये जगह चारों ओर से बंद भी है। ये बिल्कुल किसी जेल की तरह है। पर आकुरी तो यहाँ फुल एंजॉय कर रही है और यहाँ आकुरी साइना को अपनी कलाकारी भी दिखाती है। और इसके बाद आकुरी साइना के साथ खेलने लगती है। और जब तक यूलिशिया को आकुरी के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, वो उसे इसी घर में रखेगी, बिल्कुल किसी कैदी की तरह। पर तभी आकुरी इनके पास आकर कहती है, क्या आप दोनों मेरे साथ नहीं खेलोगे? मम्मी, पापा? कर्ट उसे समझाता है कि माफ करना, पर हमें काम है, इसीलिए हमें बाहर जाना होगा, पर तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना, ओके? अब जब ये दोनों जा रहे थे, तब यूलिशिया कर्ट को देख कहती है, हम जल्दी से अपना काम करके आकुरी के साथ जाकर खेलेंगे, ओके? ये सुन कर्ट खुश हो जाता है। पर अचानक ही इन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए कर्ट घोड़ा गाड़ी रोक कर उसके अंदर देखता है तो वहाँ बैठी थी आकुरी। यूलिशिया के होश उड़ चुके थे कि ये यहाँ कैसे आई।
कर्ट कहता है कि शायद से ये उस कमरे में मौजूद किसी गैप में से आ गई होगी। दूसरी ओर साइना आकुरी को ढूंढ रही है, पर तभी यहाँ एक फैंटम आती है अपना भेष बदलकर। सो यूलिशिया उसके पास जाकर उससे बात करती है। कर्ट को लगता है कि शायद यूलिशिया उस पर्सन से रास्ता पूछ रही है, पर फिर कर्ट सोचता है कि यूलिशिया के रोकने के बावजूद भी सिर्फ मेरी वजह से हम सभी इस बच्ची का ख्याल रख रहे हैं। कहीं ऐसा करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। वो यही सब सोच रहा था। तभी यूलिशिया उसके पास आती है और कहती है, देखो कर्ट, हम दोनों ही इस बच्ची को लेकर गलत नहीं थे। हम नहीं जानते कि आखिर में क्या होगा, पर कम से कम आज हम वो हर एक चीज करने की कोशिश करेंगे जो हमारे हाथ में होगी। कर्ट भी फैसला करता है कि अब वो अपने फैसले थोड़ा और सोच समझ कर लेगा। पर तभी एक बुढ़ा इनके पास आकर कहता है, तो आखिरकार आप आ ही गए। हमारे हीरो और उनके रिटेनर, तुम्हें डीमन किंग को हराकर इस दुनिया को बचाना ही होगा। कर्ट और आकुरी कहते हैं, हम अपना बेस्ट करेंगे। वही यूलिशिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यूलिशिया कहती है कि अरे ये वो काम नहीं है जो करने के लिए हम यहाँ आए हैं। सो तभी एक मोहतरमा वहाँ आकर कहती हैं कि ये मेरे ससुर जी हैं और ये हमेशा से एक प्रोफेट बनना चाहते थे, ऐसा शख्स जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करे, और इसीलिए ये कभी कभार कुछ भी कह देते हैं। और दोस्तों, इन्हीं मोहतरमा ने इन्हें यहाँ जॉब पर बुलाया है। पर इन्हें देख वो मोहतरमा कहती हैं, मुझे लगा नहीं था एटेलियर से एक नया शादीशुदा जोड़ा आएगा। कर्ट मन में कहता है, अरे ये तो हमें शादीशुदा समझ रही हैं, कहीं यूलिशिया को इसका बुरा ना लग जाए। पर यूलिशिया का तो चेहरा टमाटर हो गया है। पर कर्ट कहता है, मुझ जैसा एक नालायक मिस यूलिशिया का पति कभी भी नहीं बन सकता। और इसके बाद वो काम के बारे में पूछता है। मोहतरमा बताती हैं कि इनके यहाँ के पिग्स अपना खाना सही से नहीं खा रहे हैं। उन्हें देख कर्ट कहता है कि शायद ये गर्मी का असर है, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, पर मैं ये सब सही कर दूंगा। मोहतरमा कहती है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसके बाद वो अपने ससुर का ध्यान रखने के लिए चली जाती है। पर कर्ट का ध्यान यूलिशिया पर जाता है, जो अभी तक मूर्ति बनी हुई है। उसके जहन में बस यही चल रहा है, हम शादीशुदा। कर्ट देखता है कि यूलिशिया इतनी ज्यादा शॉक हो गई है कि वो एक जगह से हिल तक नहीं रही। सो अब कर्ट सारा काम खुद ही करने लगता है और ये सभी पिग्स अब खाना खाने लगती हैं। लेकिन इस यूलिशिया के दिमाग में बस वही बात चल रही है कि वो और कर्ट शादीशुदा। लेकिन इसके बाद वो खुद को समझाती है कि वो ये सब क्या सोच रही है। वो खुद को समझाती है कि उसके दिल में कर्ट को लेकर कोई भी वैसी फीलिंग्स नहीं है। लेकिन जब भी वो कर्ट को मुस्कुराते देखती है, तब उसका दिल जोरों से क्यों धड़कने लगता है। पर अगले ही पल में आसमान में एक बहुत बड़ा साया नजर आता है। एक ड्रैगन तेजी से कर्ट और आकुरी की ओर आ रहा है। यूलिशिया उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी कर्ट उसे रोक देता है और वो ड्रैगन अब इनके सामने आकर रुक जाता है। और इसके बाद वो खाना खाना शुरू कर देता है, जो देख यूलिशिया हैरान हो जाती है। सो कर्ट उसे बताता है कि गांव में ऐसा होना बहुत आम बात है, ड्रैगन्स अचानक से आते हैं और आपके साथ ही खाना खाने लगते हैं। वो कहती है, ये आम बात नहीं है। जिसके बाद आकुरी कहती है कि ये तो एक बहुत बड़ा डॉगी है। सो कर्ट उसे बताता है कि ये एक डॉग नहीं बल्कि एक ड्रैगन का बच्चा है। पर अचानक ही यूलिशिया को थोड़ा अजीब लगता है। जब वो आसपास नजर घुमाकर देखती है, उसे मिमिको का एक फैंटम जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। यूलिशिया तुरंत ही अपने सामने की झाड़ियां काट देती है। वहाँ कोई शख्स था जिसने उस फैंटम की ऐसी हालत की थी। तभी कर्ट को लड़ाई की आवाज सुनाई देने लगती है। वो और आकुरी तेजी से उस ओर आते हैं और अगले ही पल में झाड़ियों से कोई शख्स निकलता है। ये एक बहुत ही अजीब सी औरत होती है और ये कहती है कि वो बच्ची मुझे दे दो। कर्ट उस औरत को देख कहता है कि अरे ये तो एक ड्रैगन हंटर है। लेकिन यूलिशिया को इस औरत के अंदर से बहुत ही खतरनाक वाइब महसूस हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन कर्ट को लेकर यहाँ से उड़ जाता है और हमें पता चलता है कि कर्ट ने अनजाने में ही उस ड्रैगन को अपना पालतू बना लिया है। जिसके बाद यूलिशिया और इन मोहतरमा के बीच लड़ाई होने लगती है। पर यह मोहतरमा यूलिशिया पर भारी पड़ रही थी। यूलिशिया जमीन पर गिर पड़ती है और इसके बाद ये मोहतरमा यूलिशिया को खत्म करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ती है। पर तभी यूलिशिया इसके सामने एक लकड़ी फेंक कर तुरंत ही इससे दूर हो जाती है और पूछती है, तुमने जब कहा कि वो बच्चा मुझे दे दो, तुम किससे कह रही थी, आकुरी या फिर वो ड्रैगन? पर मोहतरमा कहती है, ये जानने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम मरने वाली हो। और फिर अगला हमला करके ये यूलिशिया की तलवार को दूर फेंक देती है और इसके बाद यूलिशिया को भी जख्मी कर देती है। और इसके बाद वो यूलिशिया को खत्म करने के लिए उसके करीब आती है। पर यूलिशिया उसकी ओर एक मैजिक क्रिस्टल फेंक देती है जिससे बहुत रोशनी क्रिएट होती है और इस हमले की गूंज काफी दूर मौजूद इन मोहतरमा को सुनाई देती है। और इसके बाद हम देख ही सकते हैं कि जिस मैजिक क्रिस्टल से यूलिशिया ने हमला किया था
उसकी वजह से इस जमीन की क्या हालत हो गई है। लेकिन दोस्तों वो औरत अब तक हारी नहीं है। वो फिर से यूलिशिया के सामने आकर खड़ी हो जाती है अपने असली रूप में। इसके सींग थे। यूलिशिया समझ जाती है कि ये एक डीमन है। लेकिन एक डीमन आखिर यहाँ कर क्या रही है? वो डीमन कहती है तुम्हारा ये हमला तो बहुत ज्यादा ताकतवर था। अब समझ आया कि आखिर कैसे तुमने उस हाई लेवल डीमन को हराया। यूलिशिया समझ जाती है कि ये डीमन काफी लंबे वक्त से इन पर नजर रख रही है और अब इसका सामना करने के लिए भी यूलिशिया के पास कुछ नहीं होता। अब वो बस उम्मीद कर सकती है कि कर्ट जल्द से जल्द यहाँ मदद लेकर वापस आए। लेकिन यूलिशिया इतनी देर तक टिक नहीं पाएगी क्योंकि वो बहुत जख्मी हो चुकी है। पर तभी आसमान से आता है ड्रैगन पर बैठा हुआ कर्ट। यूलिशिया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि कर्ट अकेला था। कहीं ये कर्ट इस डीमन से फाइट करने के बारे में तो नहीं सोच रहा। लेकिन तभी वो ड्रैगन कर्ट को नीचे गिरा देता है। कर्ट धड़ाम से नीचे गिरता है। यूलिशिया पूछती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आए? वो कहता है तुम्हें बचाने के लिए। पर अगले ही पल में इनकी ओर पिग्स की पूरी सेना आने लगती है जिससे जमीन भी हिलने लगती है और इसी पिग की सेना के साथ ये दोनों चिपक जाते हैं और फिर यहाँ से बचकर निकलने लगती हैं। हमें जानने को मिलता है कि कर्ट आकुरी को एक सुरक्षित जगह छोड़कर आया है। यूलिशिया कहती है तुम बेवकूफ हो, यहाँ वापस क्यों आए? सो कर्ट कहता है एक मर्द उस औरत को अकेला छोड़कर नहीं भाग सकता जो उसके दिल के बहुत करीब हो। वैसे दोस्तों यूलिशिया यहाँ जानती है कि दिल के करीब होना बट जस्ट एज अ फ्रेंड। और ये जानने के बाद यूलिशिया को खुशी भी होती है और साथ ही दुख भी। पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों। उसे ये भी नहीं पता कि आखिर क्यों वो बार बार लीसे को कर्ट के करीब आने से रोकती है। वो ये कबूल नहीं करना चाहती पर वो जानती है कि उसे कर्ट से प्यार हो गया है। और अगले ही पल में इनमें एक बहुत ही खतरनाक हमला आकर लगता है और ये हमला किया था इस डीमन ने और उस हमले से ये दोनों गिर पड़ते हैं। और अब वो डीमन एक और हमला इन दोनों पर करने के लिए तैयार थी और अब इसका सामना करने के लिए यूलिशिया कर्ट का खंजर ले लेती है और इसके बाद वो जख्मी हालत में आगे बढ़ती है और ऐसे ही वो मन में कहती है शुक्रिया कर्ट यहाँ मुझे बचाने आने के लिए, क्योंकि मैंने तो बचने की उम्मीद छोड़ दी थी पर तुमसे मुझे एक और उम्मीद मिली। और अब जब उस डीमन का हमला यूलिशिया की ओर आता है तब यहाँ यूलिशिया एक सीक्रेट आर्ट का यूज करती है, मैजिक स्लैश। पर अब तक उसने इसका यूज पहले कभी नहीं किया पर अब इसका यूज करते हुए वो उस फायर स्पेल को काट देती है। ऐसा उसे लगा था। लेकिन अचानक ही यहाँ आकुरी आ जाती है और आकुरी को वहाँ देख वो डीमन खुद ही अपने स्पेल को खत्म कर देती है, जो देख यूलिशिया खुद भी हैरान थी कि आखिर इसने अपना ही स्पेल क्यों तोड़ दिया। कहीं ये आकुरी की वजह से तो नहीं था। पर वो डीमन यहाँ खुद भी बहुत जख्मी हो चुकी थी इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है और अगले ही पल में यूलिशिया भी कमजोर पड़कर वहीं बेहोश होने लगती है क्योंकि वो भी बहुत जख्मी थी। सो कर्ट उसे मैजिक पोशन पिला देता है जिससे वो हील तो हो जाती है पर अभी भी शायद वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। पर जैसे ही वो आकुरी को देखती है वो अगले ही पल में उठकर कहती है आखिर आकुरी अचानक से कहाँ से आ गई? कर्ट कहता है पता नहीं, ये अचानक ही आसमान में अपीयर हो गई। ये सुन यूलिशिया के जहन में टेलीपोर्टेशन स्पेल आता है। इसके जरिए यूजर एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से टेलीपोर्ट कर सकता है। सो यूलिशिया आकुरी को फिर से अपनी वो पावर यूज करने को कहती है लेकिन यहाँ वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी कर्ट भी किसी सोच में पड़ जाता है कि वो लड़की कौन थी। कर्ट को नहीं पता कि वो एक डीमन थी, ओके। पर इसके बाद इनकी नजर इन पिग्स पर जाती है जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पर जब तक ये मोहतरमा यहाँ वापस आती हैं, तब तक कर्ट सभी पिग्स को पूरी तरह से ठीक कर चुका था। मोहतरमा पूछती हैं कि आपके पति कहाँ गए? वो कहती है वो पास ही में किसी की मदद करने गए हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कर्ट ड्रैगन पर बैठकर कहीं जा रहा था पर तभी वो ड्रैगन कर्ट को कुछ इशारों में कहता है। दूसरी ओर यूलिशिया अब आकुरी के साथ वापस घर लौट रही है। यहाँ यूलिशिया आकुरी से पूछती है कि क्या उसने ही उस आग की बॉल को गायब कर दिया था? वो कहती है नहीं। यूलिशिया समझ जाती है कि ये उस डीमन ने खुद किया था क्योंकि वो आकुरी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसे इन सब के बारे में और जानकारी चाहिए होगी, आकुरी के बारे में भी। तभी आसमान से ड्रैगन पर बैठा हुआ कर्ट इनकी ओर आता है। यूलिशिया देखती है कि कर्ट अपने साथ किसी को लेकर आया है और दोस्तों ये वही फीमेल डीमन थी जो यहाँ बेहोश हो चुकी है। यूलिशिया के तो तोते उड़ चुके हैं। सो कर्ट उसे बताता है कि वो ड्रैगन उसे जंगल में एक जगह पर लेकर आया और यहाँ कर्ट को वो डीमन बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में दिखी। कर्ट को समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या करे, जिसके बाद हमारा प्यारा कर्ट वहीं बैठकर इस डीमन के लिए औषधि बनाने लगता है। वो डीमन पूछती है कि आखिर मेरी मदद क्यों? कर्ट कहता है तुम्हारे उस हमले से यूलिशिया और आकुरी दोनों मारे जा सकते थे पर तुमने उस स्पेल को तोड़ दिया और इसीलिए
मैं अब तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। जिसके बाद वो मेडिसिन की बोतल को उस डीमन की ओर फेंक देता है। वो डीमन उस बोतल को उठाकर उसे पी लेती है, पर उसे पीने के बाद अचानक ही उस डीमन को कुछ हो जाता है। हमें पता चलता है कि कर्ट काफी डरा हुआ था, इसीलिए उसने इस मेडिसिन में बेहोशी की दवा मिला दी। पर इसके बाद कर्ट पूछता है कि तुम तो एक ड्रैगन हंटर हो, पर तुमने इंसानों पर हमला क्यों किया? इंसानों को एक दूसरे पर हमला नहीं करना चाहिए। बेचारी वो डीमन भी हैरान थी कि ये क्या रहा है। दोस्तों, कर्ट को ये डीमन अपने बचपन की दोस्त की याद दिलाती है, इसीलिए उसे लगता है कि ये बस एक ऐसी इंसान है जिसके सींग हैं। पर कर्ट कहता है तुम हिल्डेगार्ड से काफी अलग हो। ये नाम सुन वो डीमन कर्ट की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, पर वहीं बेहोश हो जाती है। ये कहानी सुन हम समझ ही सकते हैं कि यूलिशिया के क्या एक्सप्रेशन रहे होंगे। जिसके बाद ये सभी एटेलियर आते हैं। वो डीमन अब भी बेहोश थी और कुछ दिनों तक ये बेहोशी रहने वाली है। और यहाँ कर्ट आकुरी से बाकी सभी से माफी मांगने को कहता है, क्योंकि वो बिना बताए इनके साथ आ गई थी। और तभी आकुरी के पास साइना आती है, जिसके बाद लीसे भी आकुरी के पास आ जाती है। लेकिन यहाँ हम एक और शख्स को आते हुए देखते हैं। यहाँ सब कुछ सही चल रहा था, पर तभी ये शख्स आकर कहता है वेलकम बैक यूलिशिया। कर्ट और यूलिशिया को समझ नहीं आता कि ये कौन है, लेकिन वो इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और तभी लीसे इन दोनों को बताती है कि हमारे एटेलियर मिस्टर आ चुके हैं। जो सुन कर्ट तो खुश हो जाता है, पर यूलिशिया हैरान, क्योंकि एटेलियर मिस्टर तो कर्ट है, ये नया कौन आ गया? भाई क्या हो रहा है? इसका पता तो हमें अगले पार्ट में चलेगा। वैसे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, इसे लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।